6 दिन के अंदर उन्होंने पृथ्वी को बनाया, भगवान ने उसमें एडम को बनाया और फिर वो 7वें दिन सोने के लिए चले गए। इसलिए वो बोलते हैं कि हम सप्ताह में 6 दिन काम करेंगे, 7वां दिन हमको विश्राम चाहिए। भगवान ने विश्राम नहीं दिया। लोगों को एक सबक सिखाएंगे ऐसे सोचकर उन्होंने सारे सूअरों को मार डाला। उसके बाद देखना चाहिए वहाँ क्या हुआ। जब तुमने सारे सूअरों को मार डाला तो इजिप्ट के शहरों में इतने सारे रोग आने लगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तब ध्यान में आया कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभा। सृष्टि के इसमें कोई भी नीच नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है। भगवान ने सोच समझकर एक इको बैलेंसिंग रखा है। इसमें सूअर का योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए हमने उसको भगवान वराह के नाते हमने देखा है। पृथ्वी को वही बचा सकता है। एक हमको मिलता है सरस्वती नदी। तो नासा ने बताया हमको कि देखिए तुम्हारे पृथ्वी के नीचे एक नदी बह रही है, उसके बारे में आपने सोचना चाहिए, इसके निकालना चाहिए। किसी भी देश के पास 5 ताकतें होनी चाहिए, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, इंटरनेशनल रिलेशंस, चौथा जो है डेमोग्राफिक पावर और 5वां जो है कल्चरल पावर। सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर होता है। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आप लोगों को ध्यान हो, कहते हैं कि दुनिया में, संसार में ज्ञान की बहुत महत्ता है और ज्ञान में विशिष्ट जुड़ जाए तो विशिष्ट ज्ञान हो जाता है। हम उसे विज्ञान भी कहते हैं। और विज्ञान की बात करें तो दुनिया भर में इस समय वर्तमान में बात करें तो एक जो साइंटिस्ट की एक सोसाइटी है, जिसे हम ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर किसी को भी ऐसे ही बुलाया नहीं जाता और कहा जाता है उसके बारे में कि अगर आइंस्टीन भी वहाँ आते हैं तो 40 मिनट ही वो बोलने वाले हैं। आज आप मेरे पड़ोस में जिस व्यक्तित्व को देख रहे हैं, ये वो है जब उन्हें वहाँ बुलाया गया और बोलने के लिए कहा गया तो यही कहा गया कि आप 40 मिनट बोलेंगे। लेकिन 40 मिनट बोलने के बाद में होता यह है कि दर्शक ये कहते हैं कि आपके पास जितना ज्ञान है वो आप हमसे क्यों छुपा रहे हैं। वो सत्र 40 मिनट नहीं बल्कि 2.5 घंटा चलता है। ऐसे जिन्होंने विश्व भर में वैदिक मैथमेटिक्स पर 500 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं, कितने ही उनके योगा पर सेमिनार्स हुए हैं, 6 पुस्तकें उन्होंने लिखी है, जिनमें से एक का फॉरवर्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत के बारे में, भारत के स्व के बारे में, विश्व भर में एक तरीके से कहें कि अपनी आंखों से विश्व को देखना और विश्व में भारत को देखना और भारत के बारे में विश्व में एक पवित्र प्रचार की बात करना, प्रसार की बात करना। अगर कोई एक व्यक्ति हमारे साथ में है, दैट इज श्रीमान रवि अय्यर जी। आप हमारे साथ में सर, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। जम्बू टॉक्स में प्रणाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आपने जो एक चित्र आप देख रहे हैं वो वराह अवतार का चित्र है और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस बात है कि हम लोग भूगोल ये शब्द जब सुनते हैं जी, हम लोग जो भूगोल ये शब्द सुनते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि दुनिया गोल है, भूगोल है। लेकिन उस गोल में और इसमें जरा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं कुछ कहूँ उससे अच्छा है कि आप ही कहें। जैसे गोल का मतलब होता है कि चपाती भी गोल होता है, ऊपर से देखेंगे तो चपाती गोल दिखता है। तो क्या पृथ्वी फ्लैट अर्थ है, राउंड शेप्ड, ऐसा भी प्रश्न निकलता है, भूगोल। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बताया भूगोलः सर्वतोवृत्तः, यानी इट इज सर्कुलर फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी ओर से वो गोल है। इसका मतलब है वो स्फेरिकल है, ऊपर से भी गोल है, नीचे से भी गोल है, साइड में से भी गोल है, कहीं से भी देखोगे तो गोल दिखना चाहिए। तो ये जब हमने बताया है, और हमारे यहाँ शिल्पकला देश भर में, दक्षिण भारत में देखेंगे तो वराह अवतार के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। वहाँ चालुक्य साम्राज्य 4वीं और 5वीं शताब्दी में थे, तो उनका जो चिन्ह था वो वराह अवतार था। बाद में विजयनगर साम्राज्य का भी वराह अवतार चिन्ह था। तो चिन्ह के आधार पर उन्होंने वहाँ शिलाएं बनाई है, उसमें सब ये पृथ्वी जो है केवल चपाती के पूरी और परोठा के जैसे नहीं है, वो सभी ओर से गोल दिखता है। 300 साल पहले जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तब उसको तो जेल की सज़ा मिली और उसको 10 साल जेल में रहते रहते वहाँ उसकी मृत्यु हुई।
और उसको हम कहते हैं कि आद्य ज्योग्राफर, आद्य साइंटिस्ट। न्यूटन और गैलीलियो को ही वो आधार मानते हैं कि दे आर द ओरिजिनल साइंटिस्ट। लेकिन इनके भी हजारों साल पहले वराह अवतार के समय भी हमारे भारतीयों को मालूम था कि अर्थ इज राउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो ये इसका दूसरा प्रमाण जब मिला, जब नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष में गया और अलग अलग दिशाओं से जब फोटो निकाला, तब पता चला कि पृथ्वी सभी ओर से गोल है। तो वो भी हमारे पुस्तकों में, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है, अब सिद्ध हो चुका है। तो क्यों न हर स्कूल में भारत के वराह के मूर्ति होना चाहिए, उसके सिंह में जो वो पृथ्वी को संभाल रहा है वो दिखना चाहिए। इसके फोटो हर एक स्कूल में, कक्ष में होना चाहिए। ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए मैंने ये बनाया है, मैंने कई लोगों में बांटा है और कई लोगों ने इसका फ़ोटो लेकर वो अपने जगह पर भी इसको बांट रहे हैं। और कई स्कूलों में विद्यार्थियों को एक गर्व महसूस होता है कि प्राचीन काल में भी हमारे साइंटिस्ट लोग सही निर्णय पे पहुंचे थे करके। धन्यवाद सर। आपने ये जो बात कही है, और ये कमाल है क्योंकि आपने एक मैसेज भी दे दिया है कि हम लोग जो मोमेंटोस की बात करते हैं, जब कि मोमेंटोस दिया जाता है, चीज़ें दी जाती हैं, तो अब जिन लोगों को समझ में आएगा हमारे कार्यक्रम के बाद में, वो ये भी एक मोमेंटो बनेगा जो दिया जाएगा और वो घर घर में पहुंच। अगर इस कार्यक्रम को हम 2 सेक्शंस में देखें कि द प्राइड, हम जब तक कोई व्यक्ति हीन भावना का शिकार रहेगा तब तक वो कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता। और हम तो अमृतकाल की बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 तक की बात करें, जीडीपी के तौर पे देखें और पर कैपिटा के तौर पे देखें, तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं विश्व में। तो जब तक कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इतिहास से प्राणवायु प्राप्त करेंगे। तो वो वाला सेक्शन हम लोग अब थोड़ा सा शुरू करते हैं कि किस प्रकार हम फुटप्रिंट्स ऑफ भारत इन, बिकॉज आपने पूरा दुनिया घूमा है और विश्व विभाग को आपने देखा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूर राजा कोई रहा होगा तो चंगेज खान है। उसने बर्बरता से इतने लोगों को काटा है। वो मुस्लिम जगत में गया, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को उस समय उसने काटा है, मारा है, सब जगह पर। यह निकलता है मंगोलिया से। तब भारत ने सोचा कि इतने क्रूरता से मानवता को मारने वाला, और वो भारत आ नहीं पहुंचा। और तब भारत के लोगों ने सोचा कि उस मंगोलिया को एक सबक सिखाना है। भारत अपने ढंग से सोचता है हर चीज़ का। तो हमने बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ भेजा और उस देश को हमने बौद्ध बनाया। और उसके बाद मंगोलिया का एक भी राजा दुनिया के ऊपर अत्याचार नहीं किया। ये भारत का योगदान है। हम दुनिया को सुधार सकते हैं, दुनिया को सही रास्ते पे ला सकते हैं, हमें उसको बताना चाहिए। तो ये मंगोलिया के इतिहास में पानी लाओ नहीं कहते हैं, गंगा लाओ कहते हैं। तो हर चीज़ को जो पवित्रता से देखना चाहिए, ये भारत ने उनको सिखाया। अमेरिका में बताता हूँ, वहाँ एक चर्च है जिस शहर का नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया में हर एक रविवार को ईसाई लोग एकत्र आते हैं। वहाँ का पादरी सबको, सभा को संबोधित करते हुए कहता है कि सब लोग मेरे साथ कहिए नमस्ते। तो लोग कहते हैं नमस्ते, बोलते नहीं जोर से कहो नमस्ते। और चिल्ला कर, आप इसको यूट्यूब में देख सकते हैं। उसका नाम है एडी स्मिथ और वो पैस्टर है, जो लेक्चर देता है उसको पैस्टर कहते हैं, फादर कहते हैं। तो वो बार बार कहता है जोर जोर से बोलिए नमस्ते नमस्ते। और फिर बोलता है कि क्यों नमस्ते मैंने बताया, उसका अर्थ बताता हूँ। NAMASTE, नमस्ते का मतलब होता है द डिविनिटी विथ इन मी सैल्यूट्स द डिविनिटी विथ इन यू। मेरे अंदर जो दिव्य आत्मा है वो आपके अंदर जो दिव्य आत्मा है उसको नमन करता है। अरे किसी ने हमें बताया नहीं कि तुम्हारे में एक दिव्य आत्मा है, मेरे में दिव्य आत्मा नहीं है। इसलिए जब अंग्रेज लोग एक दूसरे से मिलते तो क्या कहते हैं, हाय। हाय में कोई अर्थ नहीं निकलता है। और जब बातचीत करते करते मुझे आपका विचार पसंद नहीं आया तो गन निकालता और शूट करता हूँ। इतनी क्रूरता हमारे इसमें है क्योंकि हमने, इसमें एक डिविनिटी है, इसमें एक दिव्यता है, इसमें एक दिव्यता है, ये हमने किसी ने सिखाया नहीं है। जब तक दुनिया भर के लोग नमस्ते नहीं कहेंगे, नहीं समझेंगे, दुनिया में शांति नहीं आ सकती है। ये भारत की देन है। तो ये जो, बल्कि जब 21 जून को पूरी दुनिया ने, संसार ने सूर्य नमस्कार किया, तो ये जो नमस्कार जो है वो दुनिया भर में पहुंचा, संसार भर में पहुंचा। और मुझे लगता है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट पीछे खींचते हैं
तो ऐसा भी लगता है कि अब तो संसार भारत को नमस्ते करने की मुद्रा में आ रहा है। लेकिन उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कि ऐसा क्या क्या कारण है? बिकॉज हम लोग तो देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस देखते हैं कि सड़कें अच्छी बन रही हैं, ट्रेन अच्छी चल रही है, तो क्या ये मानक माने जाए एक देश के आगे बढ़ने के? किसी भी देश की प्रगति को 5 चीज़ों से देश की प्रगति होती है। एक है इनोवेशंस, दूसरा है इंस्टीट्यूशंस, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है इंडिविजुअल्स, पांचवा है इंस्पिरेशंस। तो इनोवेशंस में आपके पास बहुत सारे आविष्कार होना चाहिए। एक समय भारत के सारे आविष्कार दुनिया को हमने दिया। जीरो का आविष्कार भारत ने किया, उसमें भी राजस्थान का योगदान सबसे बड़ा है। ब्रह्मगुप्त ने जीरो को मैथमेटिकली कैसे उपयोग करना, 25 + 0 = 25, 25 - 0 = 25, ऐसे जीरो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा वो इन्फिनिटी आता है। ये सब बताने वाले ब्रह्मगुप्त। तो जब जीरो दिया भारत ने, दुनिया को गिनती आई, तो वो भारत कौन था, तो ये शोध करने लगा मैं, तब ध्यान में आया कि वो राजस्थान का भीलमल में जिसका जन्म हो वो था। तो ये अब भारत ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी है। मेटलर्जी फॉर एग्जांपल, आयरन बहुत बेसिक मेटल है, उसके कारण ही सारे दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। ये दिया किसने? भारतीयों ने दिया है। आप बोलेंगे बिस्मर कन्वर्टर तो जर्मन आदमी है, ये वगैरह है। बेसिक जो आयरन का हाई स्टील कार्बन बनाने का तरीका ये राजस्थान ने दुनिया को दिया है। जब राजस्थान के लोग यूरोप में 12वीं शताब्दी में गए और वहाँ उन्होंने लोगों को स्टील टेक्नोलॉजी दी। जो गोल्ड के साथ काम करता है उसको आप कहते हैं गोल्ड स्मिथ जी, जो सिल्वर के साथ काम करता है उसको कहते हैं सिल्वर स्मिथ। लेकिन जो आयरन के साथ काम करता है उसको आयरन स्मिथ करना चाहिए, लेकिन आपने क्या शब्द दिया है? ब्लैक स्मिथ। क्यों? क्योंकि राजस्थानी के लोग तुम्हारे लिए खराब दिखते हैं, काला दिखते हैं, इसलिए। लेकिन इसके पीछे ये भी ध्यान में आता है, इट वाज गिवन बाय इंडियंस एंड नॉट बाय यूरोपियंस। तो ये जो है कि हमने दुनिया को जिंक टेक्नोलॉजी दुनिया के पास नहीं था, हमने दिया। अब वैक्सीनेशन लेते ही, आजकल तो वैक्सीनेशन सबको दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड, तो वैक्सीनेशन में हम किसका नाम लेते हैं? तो एडवर्ड जेनर का नाम लेते हैं। एडवर्ड जेनर ने कहाँ से, उसका अगर चरित्र पढ़ोगे तो बताता है कौ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आता है तो उसको ठीक करने के लिए कौ पॉक्स करता है कि किसी भी आदमी को जो रोगी है उसके अंदर से खून, खराब खून जो होता है उसमें वो निकालते हैं चेचक की बीमारी के लिए, और वो गाय को देते हैं। जब अच्छा ब्लड गाय को देने के बाद 2-3 दिन वो बीमार होता है, लेकिन जल्दी से उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है और उसके अंदर एक नया सीरम होता है, सिक्रेट होता है, उसको निकालते हैं और उसको डाइल्यूट करके सब लोग में डाल देते हैं, तो सब लोग सुरक्षित हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो भारत में हजारों वर्षों से है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी लोग भारत में आए, वो तमिलनाडु में और बंगाल में आए थे। उनका पहला जो फोर्ट तमिलनाडु में था, सेंट जॉर्ज फोर्ट, और जब वो कलकत्ता में गए तो सेंट विलियम फोर्ट। तब ये लोग व्यापारी ही थे 1790 तक, तो तब उनको पता चला कि ये सब यहाँ होता है, सारे नॉलेज उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हमसे वो लेकर गए हैं, हमने उसको ठीक तरह से अपने ढंग से उसको अब बताने की ज़रूरत है। बताने के बाद दुनिया मानती है। तो जब ये विषय मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो लोगों साइंटिस्ट के सामने विषय रखा एक के बाद एक, तब वो दंग रह गए। बोले कि वी आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लीज़ कंटिन्यू, डोंट स्टॉप विथ 40 मिनट्स बिकॉज वी नेवर न्यू ऑल दीज थिंग्स। फिर एक ने पूछा कि व्हेन इंडिया हैड सो मच ऑफ नॉलेज, व्हाई इट डिड नॉट शेयर विथ ऑल दीज पीपल, विथ अस फॉर सो मेनी ईयर्स। तो मैंने उनको सीधा बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एक है बूमरैंग कहते हैं, आप ये इसको लेते हैं और इधर से फेंकते हो तो आम के पेड़ जाएगा, आम को मारेगा और फिर वो वापस आ जाता है। मुगली में हम देखते थे बचपन में, हाँ, मुगली ऐसे यूज करता था और वो वापस आता था। तो वो ट्रेनिंग मैंने भी थोड़ा सा लिया है जी। तो वो टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स की है, वो भी 40,000 साल पुराने लोग हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के बाहर गया ही नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में भी आज कोई नहीं जानता है इसको नष्ट करने वाले कौन थे, कौन राज्य करते थे 200 साल तक। भारत में भी राज्य किसने किया भारत के ऊपर 200 साल, आज भारत के लोग भी नहीं जानते हैं इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने किया। तो वो खड़ा कर बोला कि यस यस आई एडमिट, सारे चीज़ों का नष्ट करने वाले हम ही लोग हैं, सो वी आर थैंकफुल टू यू करते। इनोवेशंस में
एक मानना पड़ेगा कि अमेरिका इनोवेशंस में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहाँ कौन कर रहा है इनोवेशंस? आज की तारीख में वहाँ के बेल लैबोरेटरीज होंगे, वहाँ के लूसेंट टेक्नोलॉजी होगा, वहाँ के नासा होगा, वहाँ भी बहुत बड़ा योगदान भारतीयों का है। वहाँ के बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, MIT है, सब जगह पर अच्छे अच्छे पोस्ट पे भारतीय लोग हैं। भारतीय लोगों का भी योगदान वहाँ है, न केवल वहाँ है, जापान में भी है, कोरिया में भी है। भारतीयों का योगदान बहुत सारे देशों में है, भारत में भी है। आज इसरो ने सबसे सस्ते में एक रॉकेट में 103 सैटेलाइट डाला, उसमें 80 सैटेलाइट तो अमेरिका की थी। तो वेर इज अमेरिका? तो हम भी कुछ रेस में, कुछ चीज़ों में हम आगे हैं। हमारा जो मंगलयान था, दुनिया में पहले बार मंगलयान किया और सक्सेसफुल हुआ केवल एक ही एक देश है, भारत, विदाउट एनी सिंगल फेल्योर, एंड इट द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ तक कि हॉलीवुड का एक मूवी जो है उससे भी सस्ते में हमने बना दिया है। तो इसलिए हमने अपने देश को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम हार्डवेयर में भी उतने ही स्ट्रांग है, सॉफ्टवेयर में भी स्ट्रांग है। अपने हार्डवेयर का नाम लिया इसलिए मैं बताता हूँ, आप कोई भी मोबाइल ले लीजिए, कोई भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट को ले लीजिए, इसके अंदर एक चिप होता है, उसको कहते हैं पेंटियम चिप। फादर ऑफ पेंटियम चिप इज़ विनोद धाम, पंजाब का। फिर इसके अंदर एक छेद है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, USB पोर्ट। ये बनाने वाला बड़ौदा का अजय भट्ट है। फिर इसके अंदर आप वीडियो देखते हो, अगर MP3 होगा तो केवल आप कान से सुन सकते हो, राइट। इसके लिए MP4, उसको कहते हैं MPEG 4, तभी आप वीडियो देख सकते हो। वो बनाने वाला अरुण नेत्रावली, दक्षिण भारत, बेंगलोर का है। फिर आप कहते हैं कि पहले 2G था, फिर बाद में 3G हुआ, फिर 4G हुआ, अभी 5G का चल रहा है, थोड़े दिन के बाद 6G भी आने वाला है। और 6G में भी 200 से ज़्यादा पेटेंट भारत ने ले रखा है। तो ये जो 5G आ गया, तो ये कैसे, ये क्या होता है? तो ये स्पीड ऑफ डाउनलोड एंड अपलोड। पहले तो बफिंग आता था जब 4G 3G होता था, तो आजकल नहीं आता है। आजकल आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, क्योंकि आज आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स है। आप पहले कॉपर में, एल्यूमिनियम में जब भेजते थे, आप 2G के ऊपर जा नहीं सकते थे, 3G पर नहीं जा सकते। फाइबर ऑप्टिक्स आ गया तो पूरे दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया। तो हाई स्पीड में जो जाने में 2 लोगों का योगदान है। एक है डॉक्टर आरोग्य स्वामी, उन्होंने मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट MIMO टेक्नोलॉजी लाया, जिसके, ये हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, जिसके कारण हाई स्पीड में आपका आउटपुट जाता है। और दूसरा जो है आपका ऑप्टिक फाइबर, जो जिसके पिता माने जाते हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। ये सब लोगों को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, लेकिन एक बायस ओपिनियन होता है, इंडियंस को क्यों नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, वो तो हमारी मोनोपोली है। तो थोड़े समय लगेगा। और हम भारतीय लोग, जब ये मैंने साइंटिस्ट लोगों के सामने भी रखा विदेश में, तो बोलते हैं कि रवि कुमार, वी एग्री, देयर इज सम बायस, देयर इज सम इनजस्टिस, देयर इज सम प्रेजुडिस, बट व्हाट इज योर स्टूडेंट डूइंग, व्हाट आर योर यूनिवर्सिटीज डूइंग, व्हाई दे आर नॉट मेकिंग एनी नॉइस? क्यों वो लोग इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते? हर बार हमें ही करें क्या? ये इसका भी हमने सोचना चाहिए। वी हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स बट वी आर नॉट टॉकिंग, बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको सुनते सुनते आजकल जो एक वर्ड चल गया है कि जगत गुरु सिंड्रोम भारत में फैल रहा है, वो लोग जो इसकी बात करते हैं उसका आंसर आपने जब इस मोबाइल के कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से दे दिया कि अगर जगत गुरु सिंड्रोम की तुम बात करते हो, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन की तरफ आप नहीं जा रहे हैं और आप कुछ एक अलग डिजीज से, एक बीमारी से ग्रस्त हैं, उससे उसके इलाज के लिए इस तरीके का इलाज आपको लेना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। सर एक बात मैं थोड़ा सा डिजिटल टेक्नोलॉजी के एक और बात बता देता हूँ। सारे दुनिया में बताया जाता है कि द फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया था उसका नाम है चार्ल्स बैबेज। 1850 के आसपास में उसने बनाया था। 1850 में और एक चीज़ का आविष्कार हुआ, उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा का आविष्कार करने वाला का नाम है जॉर्ज बूल, और जो फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया था उसका नाम है चार्ल्स बैबेज। ये दोनों के 2-3 गुरु थे, जिसके कारण ये दोनों का आविष्कार हो सका। तो एक है जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट 17 साल 17 ईयर्स के आयु में भारत में आया था। आगे चलकर वो बहुत सारे संस्थाओं के चेयरमैन बनने के कारण जो एवरेस्ट माउंट है उसके नाम पर दिया गया है। ठीक है। वो बहुत साल तक भारत में रहने के कारण उसने संस्कृत सीख लिया था। जब वो इंग्लैंड वापस जाता था तो चार्ल्स बैबेज को वो पाणिनि का ग्रामर सिखा रहा था, क्योंकि उसके बिना आप
कंप्यूटर बना ही नहीं सकते हो। कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आप उसका नाम कोबाल दे दिया है, आपने सी प्लस दे दिया, सी प्लस प्लस कहते हो, ये सब जो नियम है वो सब पाणिनि ने उसी समय बनाया है, उसी के आधार पर ये बनाते हो। तो पाणिनि का उसको लैंग्वेज मिलने के कारण उसने कंप्यूटर में उसका उपयोग किया। दूसरा, उन दिनों में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हेनरी कोलब्रुक। हेनरी कोलब्रुक यूरोप के इतिहास में पहले व्यक्ति है जिसने भारत के वैज्ञानिक ग्रंथों का, यानी आर्यभट्ट के आर्यभाटीय है, फिर हमारे ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और वैसे ही भास्कराचार्य के लीलावती मैथमेटिक्स, इन सब को उन्होंने ओरिजिनल संस्कृत से यूरोप के भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति हेनरी कोलब्रुक थे। उसके पहले भारत के ज्ञान वहाँ पहुँच गया था। भारत का एक कान्हा नाम का एक व्यक्ति, उसने संस्कृत के बहुत सारे पुस्तकों को, मुख्य रूप से ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्ता के पुस्तक उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद किया। उसके साथ था एक अल फरीदी, दोनों ने मिलकर, और फिर वो अरबी से 12वीं 13वीं शताब्दी में लैटिन में अनुवाद हुआ। तब दुनिया को पता चला कि ज़ीरो नाम की चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 and 0 10, ये जो नंबर सिस्टम में नहीं था। तो आप भूल जाओगे उसके पहले कि जब नंबर सिस्टम ही नहीं है, साइंस में कोई आविष्कार हो नहीं सकता है। जब भारत से वहाँ गया तभी आके उनका साइंस एंड डेवलपमेंट हुआ था। तो उसके बाद आप बोलते कि फिबोनाची नंबर हमने दिया, फिबोनाची नंबर भी उन्होंने नहीं दिया, फिबोनाची ने स्वयं लिखा है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम दिस बुक करके, एक अल किताब हिंदू करके एक पुस्तक, उस पुस्तक से ही उसने फिबोनाची सीरीज़ को निकाला है। फिबोनाची सीरीज़ भारत में बहुत साल पुराने वेद से है। पिंगड़ा ने उसको फिबोनाची सीरीज़ बताया है। हारमोनियम, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सब में फिबोनाची सीरीज़ आता है। आप कमल के पंखुड़ी देखते हैं, उसमें भी फिबोनाची सीरीज़ आता है। तो प्रकृति के साथ हम लोग रहते थे, हमें ये सब मालूम था, इसके आधार पर हमने फिबोनाची सीरीज़ बनाया था। तो फिर वो धीरे धीरे गया। जो व्यक्ति ने हमारे साइंस को वहाँ लेकर गया, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, लेकिन बोधायन सूत्र है। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें दिए हैं। धीरे धीरे वी हैव टू, जैसे लोगों, साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि व्हाई योर पीपल आर नॉट टेकिंग प्राइड ऑन दिस, तो व्हाई इट इज से इट मे बी वी वर बायस्ड, बट नाउ यू शुड नॉट बी सेइंग 20th century वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। तो इसलिए हम मानते हैं, आप बताइए, हम लोग मान लेंगे। तुम्हारे यूनिवर्सिटी में भी पाइथागोरस थ्योरम सिखाया जाता है, तो हम किसको दोष देंगे। तो ये टाइम इज़ देयर नाउ। दूसरा एक मैं कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि 2007 में 4 यूनिवर्सिटी आ गए जिसमें एडमिशन फ्री है। एक है यूट्यूब यूनिवर्सिटी, एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक है फेसबुक यूनिवर्सिटी और एक है ट्विटर यूनिवर्सिटी। जब ये आपके हाथ में है और गूगल पहले से आ चुका था, तो 5 यूनिवर्सिटी आने के बाद कोई प्रोफेसर की ज़रूरत है क्या? मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया है, बोलने की ज़रूरत है क्या? आप सही प्रश्न पूछेंगे तो सही उत्तर मिलता है। तो अब ज्ञान के कोई लिमिट नहीं है। आप सप्ताह में 1 घंटा दीजिए, भारत माता की सेवा में सबसे बड़ा काम हो सकता है। सप्ताह में 1 दिन आप इंटरनेट पे बैठिए, भले आप ताश के पत्ते 15 मिनट खेलते हो, कोई चिंता नहीं है, बाकी 30 मिनट तो आप देखेंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा। जैसे जैसे भारत के नवयुगों में ज्ञान बढ़ेगा, भारत विश्व का गुरु बनेगा। तो इसलिए आप 1 hour a week फॉर भारत माता दीजिए, मैं बताता हूँ देश बदल जाएगा। फैंटास्टिक सर। और ये सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कितनी और किस किस तरीके की बातें करूं। कई बार मैं बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहा था। जॉर्ज बूल था, उसकी पत्नी का नाम है मेरी बूल, शादी के बाद मेरी बूल, उसके पहले उसका नाम था मेरी एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट की भतीजी वो है, और उसने, वो भी बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी, और वो चार्ल्स बैबेज को भी जानती थी और अपने पति जॉर्ज बूल से भी काम करते थे। और उसने जो वाक्य कहा है, थिंक what the world would have lost if the books साइंस एंड पाणिनि का जो ग्रामर है, ये अगर यूरोप में नहीं पहुंचता तो दुनिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो उसका कहना है। तो यूरोप स्टैंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस इन इंडियन टेक्स्ट। तो डिजिटल दुनिया के नींव हमने रखा है, हमने बताने की ज़रूरत है। आपने जब बुक्स की बात की, तो हम लोग जब बुक्स की बात करते हैं, दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों की बात करते हैं, तो हम वेद की बात आती है। और वेद की बात आती है तो अक्सर लोग ये भी कहते सुनाई देते हैं कि भाई वेद पाठी जो ब्राह्मण है वो ऐसा ऐसा कुछ करके और उसको रटते हैं करते हैं। लेकिन अब रट्टाफिकेशन एक चल गया आजकल, इस तरीके से अवमूल्यन कर दिया जाता है कुछ शब्दों का कि ये तो ज्ञान दे रहा है, ठीक है, और रट्टाफिकेशन हो रहा है। अब उस रट्टाफिकेशन के कारण से भी
बिकॉज आपने मुझे बताया, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को पता लगे कि वेदों में उस रट्टाफिकेशन के कारण से हमें क्या क्या लाभ हुआ। वो शब्द प्रयोग गलत है, रट्टाफिकेशन कर ही नहीं सकते हो आप। वेद को जिस प्रकार से उन्होंने याद किया है वो एक बहुत बड़ा साइंस है। दुनिया में किसी के पास भी नहीं है ऐसा एक साइंस है जिसको कहते हैं क्रमपाठ, पदपाठ, घनपाठ। ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो जितना चाहिए समय है उसके अनुसार मैं बताता हूँ। इसमें सबसे मुख्य है घनपाठ। तो समझ लो हम आपको ABCD सिखाना है और 10,000 साल में के बाद भी वो ABCD ही रहेगा, ABC और S नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ आप उनको बताते हो, इसको कहते हैं चाइनीज विस्पर। अगर समझ लो गोल में 10 लोग बैठे हैं, मैंने इनको बताया कि स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में भाषण दिया था, तो इनको बताते इधर आते आते वो करप्ट हो जाता है। ये हमारे आंखों के सामने 10 लोगों में जाते हुए करप्ट हुआ है और 10,000 साल में आपका ओम सहना भवतु करप्ट नहीं हुआ है। 10,000 साल में आपका गायत्री मंत्र करप्ट नहीं हुआ है। एंड दैट टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। कश्मीर में भी वही गायत्री मंत्र, तमिलनाडु में वही गायत्री मंत्र, केरल में वही गायत्री मंत्र, गुजरात और उड़ीसा में। एक कैसे हो सकता है? इसको रट्टाफिकेशन नहीं कह सकते हो। ये एक उन्होंने इसको याद करके, प्राचीन काल में हमने लिखना कम और इसको कंठस्थ करना ज़्यादा महत्व दिया था। इसलिए आप ढूंढेंगे तो भी लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। पहला जो चिन्ह मिला है सम्राट अशोक के समय स्तंभ में उसने कुछ लिखा था, तो उसके पहले लिखा हुआ कोई चीज़ नहीं मिला है। केवल मोहनजोदड़ो में मिला है, वो क्या लिखा है मालूम नहीं है। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा गैप है। कुछ अभी तक तो कुछ अवशेष नहीं मिले हैं लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ मिला है तो आपको इराक में मिला है, भारती के। तो सबसे पहले संस्कृत का अग्नि का उल्लेख, फिर हमारे नंबर सिस्टम 1 3 5 7 ये सब संस्कृत के सब कहाँ मिला है अगर, तो वो है मितानी साम्राज्य और हिटाइट साम्राज्य, इराक में जो हिंदू साम्राज्य थे 3,500 साल पहले के, वहाँ मिला है ये इराक में हिंदू साम्राज्य। हाँ, उसको कहते हैं अनाटोलिया। इराक का थोड़ा भाग और फिर टर्की का थोड़ा भाग और सीरिया का थोड़ा भाग, उसको कहते हैं अनाटोलिया। वहाँ ये मिला है। तो तीनों देश बोलते हैं कि तो हमारा है करके, तो हमने कभी नहीं कहा कि हमारा है। हमारा है कहने वाले आर्मेनिया के लोग, वह हमारा है कहने वाले सीरिया और वहाँ के विद्वान लोग कहते हैं कि ये तो हमारे प्राचीन है सभ्यता। और वहाँ आपको ध्यान में आता है कि ऑल दीज थिंग्स आर एग्जिस्टिंग। एनीवे दे हैड रिटन इन ए स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन। इसको कहते हैं हुरियन स्क्रिप्ट में लिखा है। हुरियन स्क्रिप्ट हमें तो आती नहीं है, वो भारतीय स्क्रिप्ट नहीं, वहाँ की स्क्रिप्ट है, लेकिन लिखा जो है वो सब भारतीय शास्त्र है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपर स्टेट। सुपर स्ट्रेट का मतलब होता है कि राज परंपरा जो थी वो हिंदुओं की थी, प्रजा जो थी वो भारतीय नहीं थी। तो वहाँ के प्रजा ने भारतीयों को बुलाकर हम पर राज्य करो, क्योंकि हमको एक सुशासन चाहिए। और वहाँ के सारे राजाओं के नाम संस्कृत में मिलेंगे। वहाँ एक दशरथ मिलेगा, वहाँ एक बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो भारतीय है। और वहाँ एक किकुली नाम का आदमी था, वो घोड़े को कैसे पालना, घोड़े को कैसे ट्रेनिंग करना बताया था। द फर्स्ट ट्रेनर ऑफ द वर्ल्ड किकुली। किकुली के नाम पर एक भी यहाँ शिला नहीं मिलता है। जो इंडियन है उनको ट्रेनिंग दिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा चैरियट युद्ध उसके बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो आपको चैरियट कैसे चलाना मालूम होना चाहिए। द बिगेस्ट चैरियट वॉर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज बिटवीन द हिंदू किंगडम ऑफ हिटाइट विथ द इजिप्शियन किंग रमेसेस II। उस युद्ध के कारण आपने 10 कमांडमेंट्स पिक्चर देखा होगा, तो रमेसेस II जो वहाँ का इजिप्ट का राजा था, वो बाद में संधि करता है हमारे हिटाइट के साथ। तो हिटाइट वालों ने कहा कि क्योंकि वो हिंदू थे, उन्होंने बोला कि हम गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आदमी को आदमी चाबुक से मार के काम कराता, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला कि हमको आप समय दीजिए, हम धीरे धीरे ये जो पिरामिड बनाने के लिए हमने यहूदी लोगों को कैप्चर करके रखा है उनको हम रिलीज़ करेंगे। तो धीरे धीरे वो रिलीज होते ही अब्राहम वहाँ से निकल के आया। यहूदी लोगों के इतिहास में द बिगेस्ट चैप्टर इज एक्सोडस। एक्सोडस के ऊपर लियन यूरिस ने पिक्चर लिखा है, वो अलग है। बाइबल में भी एक्सोडस का एक चैप्टर है। एक्सोडस का मतलब है कि अब्राहम जो उनका वन ऑफ देयर ग्रेट मैसेंजर्स प्रॉफिट जो था, वो इजिप्ट से वो गुलाम था, तो वहाँ से निकल कर अपने सारे लोगों को लेकर वापस इजराइल आता है। तो इजराइल के इतिहास में भारतीयों ने बहुत सारे योगदान दिए हैं, उसमें से ये भी एक है। तो ये हमने तो मितानी के बारे में मैंने बता रहा था।
और फिर ये रट्टाफिकेशन शब्द गलत है, ये बताने के लिए मैंने बताया कि एक पद्धति से आपको सीखना पड़ता था, इसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता था वेद को याद करने के लिए। दुनिया में एक भी ग्रंथ नहीं है जिसको आपने 10,000 साल तक और इतने 10,000 किलोमीटर तक लोगों को याद में रखा होगा, ओनली वेद। इसलिए एक ही एक वेद है, बाकी सारे धर्म ग्रंथों को आप देखेंगे तो हर बार जब खुदाई होती है अरेबिया में जी एक नया एक पुस्तक वर्जन ऑफ बाइबल एंड कुरान निकलता है, तो किसको ओरिजिनल माने समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ कोई भ्रम नहीं है, ये एक भारत की एक, तो इसको दूसरा कोई शब्द यूज़ कीजिए, इसी के कारण हमारे सारे वेद ज्ञान सब बच गया है। ये शब्द को मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि जो चलता शब्द है वो उस चलते शब्द को समझे और ये भी समझे कि अब वो आपके जीवन में नहीं चलना चाहिए। आपने इतनी सारे बिंदु यहाँ पर दिए हैं, तो मुझे बात करते करते लगा अशोक की बात हुई, तो अशोक से पहले की बात भी यानी कि समझ में आती है, और उसके साथ साथ में आपने जब वो बात की इराक में भारत की बात की, तो आपने नोवा की थ्योरी भी फेल हो गई यहाँ पर, बिकॉज आपने जब अब्राहम की बात की, तो ये भी थोड़ा दर्शकों को मालूम चल जाए। तो बाइबल में शुरुआत होती है, पहला चैप्टर जो आता है उसमें 6 दिन के अंदर उन्होंने पृथ्वी को बनाया, भगवान ने उसमें एडम को बनाया, और फिर वो 7वें दिन सोने के लिए चले गए। इसलिए वो बोलते हैं कि हम सप्ताह में 6 दिन काम करेंगे, 7वां दिन हमको विश्राम चाहिए। भगवान ने विश्राम की लिया, लेकिन इसके ऊपर भी 3 लोगों के 3 मत हैं। अब्राहमिक रिलीजन 3 है, एक होता है जुडाइज्म, जो इजराइल के लोग उसको मानते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भगवान शनिवार के दिन सोने के लिए चले गए, इसलिए सब्बात शनिवार के दिन सारे ऑफिस बंद होते हैं, वहाँ आपको एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। शुक्रवार के शाम को 6 बजे से लेकर शनिवार को शाम को 6 बजे तक सारे ठप हो जाते हैं, सब लोग घर में रह कर प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप कहीं फंस गए तो टैक्सी के सिवा कहीं जा नहीं सकते। तो ये है इजराइल में, तो वो शनिवार को मानते हैं कि छुट्टी का दिन होना चाहिए। लेकिन आप क्रिकेट मैच जब देखते थे आज से 40 साल पहले, क्रिकेट कैसे खेलते थे मालूम है? गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन खेलते थे, रविवार छुट्टी होती थी, फिर सोमवार और मंगलवार क्रिकेट मैच होता था, 5 दिन का मैच। या तो आप शुक्रवार शनिवार, फिर 1 दिन छुट्टी, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसे ही होते थे 1950s में, 60s में, 70s में। 5 दिन का मैच 6 दिन में होता था, बीच में एक रविवार का छुट्टी लेना पड़ता था। अभी कोई इसको नहीं मानता है, क्योंकि वहाँ तो कोई चर्च में जाता नहीं है, चर्च में जाने वालों की संख्या एकदम घट गई, 4, 5, 6, 7% में ही लोग जाते हैं। तो वो भी 2 मैच होते हैं अब तो रविवार को 2 मैच होते हैं। हाँ, रविवार को 2 IPL सब होता है रविवार। तो रविवार को वो मानते हैं कि वो भगवान ने आराम किया था, लेकिन इस्लाम के लोग मानते हैं कि नहीं, वो शुक्रवार को माना था। तो अभी तक दे आर स्टिल टू डिसाइड कि वो 7वां दिन कब था, शुक्रवार था, शनिवार था, रविवार था, वो उनकी बात है। तो ये जो है कि वो एडम से शुरू होता है, और एडम ने बताया कि मैं अकेला क्या करूँगा, मुझे बोर हो रहा है, मुझे कोई तो भी चाहिए। तो जब वो सो रहा था तो उसके हड्डी, यहाँ के छाती के हड्डी से उसने ईव को जन्म दिया, पसली से। हाँ, तो उसके कारण कोई भी स्त्री में आत्मा नहीं होती है, यह जड़ पदार्थ है। इसलिए पत्नी को तुम कितने भी मारोगे आपको जेल की सज़ा नहीं है, जितने भी उसको यातना दोगे उसके लिए कोई सज़ा नहीं है, बिकॉज इट इज़ आफ्टर ऑल इनएनिमेट थिंग। एंड उनके गॉड ने कहा है कि आई हैव क्रिएटेड एवरीथिंग दिस यूनिवर्स फॉर योर एंजॉयमेंट। तो इसलिए आप जितने भी जानवर है उसको खा सकते हो, जितने भी पेड़ पौधे उसको सब कर सकते हो। लेकिन जब आज इकोलॉजी की बात करना क्यों हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अंग्रेज लोगों को सूर्य के किरणों से रोग आने लग गए। तो बोलते हैं कि वहाँ का कार्बन डिप्लीशन हो गया, वहाँ का ओजोन डिप्लीशन हो गया है। ये सब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल गलत है। हमने सोचा था कि जितना चाहिए खाओ पियो मज़ा करो। तो बाइबल का एक वाक्य है, ईट एंड ड्रिंक टुडे फॉर टुमारो यू शैल डाई। कल मरना ही है, मरना है तो जितना चाहिए खाते जाओ पीते जाओ, ये उनका वाक्य था। तो जब उसका नाम है हेनरी फोर्ड, उसने पहले बोला कि सब जगह पता है जितना चाहिए उपभोग करो, जो खाओ पियो। तो मैं सोचने लगा कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं, और जीवन तो सीमित है और इस एक जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त करने के लिए समय नहीं है, तो मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान था। तब मुझे किसी ने भारत के पुस्तक दिया, फिलॉसफी, और उसमें लिखा है कि जीवन कंटिन्यूस है, जो कुछ आप इस जन्म में नहीं प्राप्त कर सके अगले जन्म में मिलेगा। तो ये पुस्तक पढ़ने के बाद कि रीबर्थ होता है,
मैं इतना शांत हो गया, नाउ माई लाइफ इज वेरी वेरी पीसफुल। किसी एक शंकराचार्य ने जाके उसको हिंदू नहीं बनाया, इट इज़ थ्रू साइंस ही हैज अंडरस्टूड दैट दिस इज ट्रू। तो ये जब हुआ तो इसमें बाइबल में एक और चैप्टर आता है द ग्रेट फ्लड करके। द ग्रेट फ्लड जो है वो हमारे यहाँ भी विष्णु के पहला जो अवतार था, मीन अवतार था, मत्स्य अवतार। उस मत्स्य अवतार में पूरे प्रलय आ जाता है सब जगह, तो सारी पानी पानी होता है। तो भगवान ने सप्तऋषि को कहा कि आप लोग एक बोट में बैठ जाइए, मैं मीन का अवतार लेकर मैं आपको खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। इसी को ही जो प्राचीन सभ्यता है उसको कहते हैं बेबीलोनिया, और उससे भी प्राचीन जो है उसको, जो इराक वगैरह में एरिया है, उसको सुमेरियन कहते हैं। तो सुमेरिया में एक यही कहानी है, उसको गिलगमिश कहते हैं। और गिलगमिश में भी यही आता है कि फ्लड आ गया है तो फिर उसमें से मछली आती है, उनको एक पहाड़ के ऊपर ले जाती है। यही बाइबल में भी लिखा है। तो अगर एक ही कहानी कुछ अलग अलग नाम पे वहाँ तक गया है तो शोध करने की ज़रूरत है, कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से इधर आया या इधर से उधर गया। जैसे हम कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, और आज जो नया थियरी है कि भारत के आर्य सभी जगह पे गए थे, ये प्रमाण मिल रहा है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो यह भी संभव है कि वहाँ से यहाँ ये कहानी आए कि यहाँ से वहाँ गई, आप सोच सकते हो। तो फिर उसमें जब ये आया तो उस समय जो वहाँ का नायक था उसका नाम है NOAH, नोआ, लेकिन उसको कुरान में NUH, नू कहते हैं। नू तो नू कब आया था? तो पहला जो 4004 BC में पहला आदमी मानव का जन्म हुआ, यानी 6000 साल पहले। तो वहाँ से 1000 साल निकाल दीजिए, जो फ्लड्स आ गया, तो नूह का जन्म के बाद यानी आज से 5000 साल पहले जो भी पृथ्वी में थे सब नष्ट हो गया। तो हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम नूह, दैट इज ओनली 5000 ईयर्स ओल्ड। तो जब अंग्रेज लोग भारत में आए, मैक्स मुलर वगैरह ने वेद को पढ़ना शुरू किया, तब उनको लगा कि 5000 साल से पुराना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर पृथ्वी का जन्म ही 5000 साल पहले हुआ है तो वो विकसित होते वेद में जो कुछ बताया गया कि इतना भव्य हमारा देश था, समृद्धि थी, लोगों में क्या क्या था, यहाँ पहुँचने में कुछ हजार साल हुए होंगे। तो इसलिए वेद 3000 साल पुराना है, 3500 साल पुराना है, ऐसा लिखा, क्योंकि दूसरा कोई आधार नहीं था लिखने का। ठीक है, उनके जो इतिहास है उसके आधार पर उन्होंने लिखा। हम कहते थे हमारा तो पहले कलयुग था, कलयुग के पहले द्वापर युग था, त्रेता युग था वगैरह, तो इसको वो लोग काल्पनिक मानते थे। लेकिन आज लगता है कि वो भी सही होगा, ऐसे लोग मानते हैं, क्योंकि जब उनको आविष्कार मिला डायनासोर, और ये तो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, तो इसका मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स। आज दुनिया में एक ही एक पुस्तक कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पृथ्वी मिलियंस ऑफ ईयर्स है, कहने वाला केवल वेद है। इसलिए वेद को दूसरे ढंग से सोचना चाहिए, ये वो लोग भी मानते हैं। तो इसमें नोवा, तो ये कोई 5000 साल का भारत का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। अब धीरे धीरे उसको लोग समझ सके, इस प्रकार से हमें सिद्ध करने की ज़रूरत है। उसमें से एक हमको मिलता है सरस्वती नदी। तो नासा ने बताया हमको कि देखिए तुम्हारे पृथ्वी के नीचे एक नदी बह रही है, उसके बारे में आपने सोचना चाहिए, इसके निकालना चाहिए। जब अटल जी थे तब उन्होंने यहाँ के पर्यटन मिनिस्टर थे, का नाम मैं, वो पहले कश्मीर में गवर्नर जनरल भी थे, दिल्ली के भी गवर्नर थे, उनका नाम याद आएगा, मैं बताता हूँ। ठीक, तो उनको बताया कि आप इस काम ले लीजिए। नासा अमेरिका भी पूछ रहा है कि वो क्या, कौन सा नदी है, क्या है, ज़रा देखिए। तो नासा के पिक्चर, फिर उसी वेद में भी लिखा है कि यहाँ एक नदी यहाँ बहती थी, ये शहर ये शहर ये शहर, राखी गढ़ी का नाम आता है, कालीबंगन का नाम आता है, धोलावीरा का नाम आता है। तो यहाँ सब खोदने के बाद ध्यान में आया कि वेद में जो लिखा है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है, और जो नासा बता, ये सब एक साथ मिलता है। इसका मतलब है सरस्वती नदी निश्चित थी, और वो सरस्वती नदी लुप्त हो गई। तो हमारे IIT को उन्होंने बताया, कानपुर, और 2-3 यूनिवर्सिटी को, कि ये बताओ कि ये क्यों लुप्त हो गया, क्योंकि ये सच है कि है। तो उसमें से ये पता चला कि ये लुप्त होने का एक कारण था कि टेक्टोनिक शिफ्ट होता है हिमालय में। तो हिमालय में एक थोड़ा सा ऐसा होने के कारण यमुना नदी जो सारा पानी सरस्वती नदी में देती थी, वो हिलकर वो गंगा में वो चली गई। अच्छा, ये उगम स्थान पे,
ठीक, यमुनोत्री की बात हाँ, कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ की बात, तो वहाँ से वो जाने के कारण ये थोड़ा सूखने लगा। उसी समय झीलम नदी यहाँ जो आती थी सरस्वती में, वो वहाँ से इंडस नदी सिंध में चली गई। तो सिंध नदी का सभ्यता उसके बाद शुरू हुआ और धीरे धीरे सरस्वती सभ्यता समाप्त होने लगी। लेकिन सरस्वती और सिंध के बीच में जो एरिया है उसको आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, थोड़ा गलत शब्द है, उसको कहना चाहिए सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक है। तो एक है कि सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना पड़ेगा। ये एक पट्टी आता है तो आपको दोनों मिलते हैं। तो आज साइंस इतना विकसित हुआ है, तो जो जिस चीज़ को आप एक समय ये सब काल कल्पित है, ये सब इसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं ना माइथोलॉजी, वो आज सब हिस्ट्री में बदल रहा है। राम सेतु की बात आती है, नासा ने वो बताया कि भाई किसने बनाया किसने नहीं बनाया दूसरा प्रश्न है, लेकिन बनाया किसी व्यक्ति ने बनाया है और ये 7000 साल पहले बनाया है, ये भी मानते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा उसको जोड़ो और थोड़ा उसमें रिसर्च करो। आपने अभी जब कुछ बातें जैसे आपने बात की कि तो इस्लाम की बात भी आई, और शुरुआत हमने जब मंगोलिया से की थी, आपने चंगेज खान की बात की, तो अपने भारत ने यहाँ से बौद्ध भिक्षु वहाँ पर भेजे। आजकल एक कंसेप्ट चलता है जय भीम और जय मीम का, तो प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कहाँ से लेके आए? बिकॉज बुद्ध शिकन एक वर्ड आता है और बुद्ध परस्ती भी आता है, और मैंने ये भी सुना है कि ये बुद्ध जो है वो अपभ्रंश है बुद्ध का। तो मूर्तियां जो होती थी वो बुद्ध की बहुत होती थी, तो बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ो, चाहे वो बामियान में तोड़ो, चाहे वो म्यांमार में तोड़ो, चाहे भारत में तोड़ो। अब दूसरा एक ये भी आता है, मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ कि भारत में जहां जहां खोदो वहां पर आपको मंदिर मिलेगा, लेकिन और खोदो तो फिर आपको बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। अब इन दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं जो कलेक्टिवली आपको हमें परेशान करती है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लें? एक है कि बुद्ध ये शब्द का अर्थ क्या है। जब इस्लाम किसी भी मूर्ति को मानता नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा अफगानिस्तान में सब जगह पर भगवान बुद्ध की मूर्ति मूर्ति मूर्ति, क्योंकि यहाँ एक राजा होकर गया था कनिष्क, और उसके कारण उसके कालखंड में बहुत सारे भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाना शुरू हुआ। और फिर भारत से चीन में भी भगवान बुद्ध की बौद्ध धर्म फैला। और पहली शताब्दी में वहाँ के किसी ने बताया था कि भारत में एक नया धर्म शुरू हुआ है, ज़रा जाके देखो क्या है, ज़रा हमको बताओ। तो फिर वो अफगानिस्तान में आए राजा के दूत कि भाई हमको बताइए आपके पास कुछ ग्रंथ है, क्या क्या है ज़रा। तो अफगानिस्तान के 2 लोग सफ़ेद घोड़े में बैठकर, दिस इज़ द 1st सेंचुरी, वो चीन में गए, राजा के बुलाया था और यहाँ से बहुत सारे ग्रंथ लेकर गए। तो उस शहर जहाँ वो गए, जो राजा का राजधानी था, उस शहर का नाम है सिटी ऑफ वाइट हॉर्स। आज भी है वो। और सिटी ऑफ वाइट हॉर्स यानी 2 सफ़ेद घोड़े में आना एक आश्चर्य की बात है। आसानी से सफ़ेद घोड़े मिलते नहीं हैं, तो ये लोग सफ़ेद घोड़े में गए। तो ये वहाँ जाने के बाद इन 2 लोगों के लिए मूर्ति मंदिर बनाया है। अब थोड़े साल पहले प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, उसी शहर में गई, क्योंकि भारत और उसको जोड़ने वाला पहला ध्यान में आने वाला है, उसके भी पहले होंगे, ठीक है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि पहली शताब्दी में आप लोगों ने आकर हमको ज्ञान का भंडार दिया था, और यहाँ बैठकर ही हमने सारे संस्कृत ग्रंथों को चाइनीज ने अनुवाद किया, और ये 2 महापुरुषों के लिए हमने यहाँ मंदिर बनाए हैं। अब तीसरा यहाँ एक मंदिर बनाना चाहते हैं, वो है भगवान बुद्ध, क्योंकि उसने भी हमको जोड़ा है। लेकिन भगवान बुद्ध की जब भी हम मूर्ति बनाते हैं तो उसका आँख चाइनीज जैसे छोटा सा आँख रहता है, तो ये असली भगवान बुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए आप भगवान बुद्ध का इस साइज के, इस आकार के, इतने बड़े भगवान बुद्ध की मूर्ति आप बना कर लेके आइए, तो हमें पता चलेगा ये असली भगवान है। तो इसका मतलब ये चाइनीज गवर्नमेंट हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? उन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि वहाँ के लोगों की श्रद्धा उसमें है। तो फिर वहाँ वो उसका उद्घाटन भी हुआ। उस समय इनके साथ जो गए थे उसमें एक भारत के पत्रकार थे, बम्बई के हैं, कुलकर्णी करके, अगर आप जानते हैं तो, वो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भी थे वो कुलकर्णी, सुधींद्र कुलकर्णी। हाँ, सुधींद्र कुलकर्णी। तो सुधींद्र कुलकर्णी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा। उन्होंने वो चाइनीज़ लोगों से पूछा कि आप सब लोग यूनिफॉर्म में है, आप एक प्रकार के जैकेट पहने हैं, आपने टाई पहना है, तो आप कौन है? और ये जो इतनी सारी पब्लिक आई वो कौन है? तो बोला कि ये हम लोग तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है, और राष्ट्रपति आई है इसके लिए। लेकिन ये जो लोग आए हैं ये गांव में रहने वाले लोग हैं, और आपको मैं बताता हूँ, ये जो गांव में लोग हैं, हमने तो कम्युनिज्म आने के बाद सब मंदिरों बंद कर दिया, ठीक है, तो ये लोग रात को 2 बजे छुप छुप कर आते हैं, और ये 2
अभी तो तीसरा बन गया। ये दो जो महापुरुष भारत से आए थे, जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया, उसके सामने उनको कहते हैं जॉस्टिक। जो हम अगरबत्ती कहते हैं उसे वो जॉस्टिक कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा फर्क है कि हमारा अगरबत्ती 1 घंटे में बुझ जाता है, वो घंटों तक चलता है, उनका बड़ा रहता है। वो जॉस्टिक लेकर आते हैं, आरती वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, नर्म करते हैं। हम जो पुलिस लोग हैं उनको मार मार के थक गए हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा अभी तक कायम है, बार बार आते हैं। और उनको मालूम था कि आज ऑफिशियली आप खुलेंगे, क्योंकि दर्शन देने के लिए। पहले तो बंद है, सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं दिखता था अंदर, फिर भी आते थे। आज दिखेगा, इसलिए वो लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। तो ये है कि हाँ, इनके हृदय में अगला जन्म मुझे भारत में लेना है, ये हम कभी मिटा नहीं सकते हैं। तो हमारा दुश्मन PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये हो सकता है। हमारा दुश्मन CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हो सकता है। चीन का आदमी नहीं हो सकता है, वो हमसे भी ज़्यादा भारत माता को अपनी माँ समझता है। ये हमने सोचना चाहिए। इसका एक और प्रमाण बताता हूँ। मैं तो हांगकांग में रहता हूँ, पिछले 36 साल से मैं रहा हूँ। वहाँ का ग्रीन कार्ड मुझे है। वो बोलते भी रहते हैं कि आप यहाँ के नागरिक बन जाइए उन दिनों में। ठीक है। तो भी हमने नहीं बनाया। मुझे मन में था कि भारत सब अच्छा है, तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लिया होता तो उसका एक अलग फ्लेवर होता है। हर एक चीज़ का एक होता है कि आप दुनिया के 110 देशों में बिना वीज़ा चले जा सकते हो, उतना हांगकांग की महत्व थी, क्योंकि बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था वो। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जो काम मुझे दिया है उसके लिए मेरे लिए पर्याप्त है। वहाँ मैं ट्रेन में जा रहा था, लोकल ट्रेन, तो वहाँ एक चाइनीज़ लड़का मिला, लेकिन यहाँ तिलक लगाया है, उसका यहाँ शिखा रखा है और वो धोती वगैरह पहना है। तो मैं उसके साथ बैठा, बातचीत कर रहा था, टूटी फूटी अंग्रेजी में बता रहा था। मैंने उसको प्रश्न पूछा, तुम्हारे जीवन में वो हरे राम हरे कृष्ण का डिवोटी था, ठीक है, तुमसे सबसे ज़्यादा तुम्हें प्रसन्नता मिली, ऐसे क्या चीज़ हुआ है? तब उसने बताया कि हमारे गुरुदेव, यहाँ के स्थानिक चाइनीज़ गुरुदेव, उन्होंने इस भगवत गीता एज इट इज़ को चाइनीज़ भाषा चाइनीज़ में भी बहुत सारे भाषाएं हैं, ठीक है, एक मैंडरिन है, लेकिन हांगकांग में जो चलता है उसको कहते हैं कैंटनीज। वो कैंटनीज अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उसी को अभी यूज़ करते हैं। ग्वांगझाओ वो शहर का नाम है, तो वो एक है। तो कैंटनीज में इसका अनुवाद किया है। और हमको उन दिनों में चाइना में कोई जा नहीं सकता है, चाइना वैसे क्लोज्ड कंट्री। मौसो तुंग के समय तो भयानक रूप से 5 करोड़ चाइनीज़ लोगों को चाइनीज़ लोगों ने मार डाला। बिल्कुल। तो भी हमारे गुरु ने कहा इस पुस्तक को चाइना में स्मगल करके ले जाना है, पकड़े गए तो मौत की सज़ा, लेकिन वहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट फ्री में, मुफ्त में नहीं देना है, इसे बेचना है। कौन कौन जाने के लिए तैयार है? तो सभी लोग तैयार हो गए। मेरे पास कोटा में इतना पुस्तक दिया था, हर बार जाते समय इतना नहीं दे जा सकता हूँ, 10, 15, 20 लेके जाऊँगा, फिर वापस आना है, फिर जाना है, फिर वापस आना है। गांव-गांव में जाकर इसे बेचना है। सबके सब बिक गए, 1 लाख कॉपीज वहाँ बिके हैं। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग भारत के प्रति कितना श्रद्धा रखते हैं और वहाँ आध्यात्मिक भूख कितना है, वो कैसे हमारे दुश्मन हो सकते हैं? ठीक है। तो हमें एक पूरा बड़े पर्सपेक्टिव में हर चीज़ को समझना होगा। कंट्री इज़ डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट। ये पहले सेंटेंस आपको जियो पॉलिटिक्स में याद रखना चाहिए। हमारे देश, किसी भी देश के साथ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में भी अच्छे लोग होते हैं और वो तुम्हारे लिए फ़ायदा करेंगे, वो तुम्हारे लिए वहाँ लड़ेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे हम उनके साथ काम कर सकते हैं वगैरह। मतलब ब्रोशर पहले पढ़ना चाहिए। तो और किताब बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो फिर इसके लिए 1400 साल पहले जो एक चीज़ हुई, तो कुरान भी पढ़नी चाहिए। आपको हर चीज़ पढ़ना चाहिए जो आज महत्व रखता है। अगर कुरान लोगों के श्रद्धा का संबंध आता है, आप पढ़ो। अगर आप किसी भी दृष्टि से सोचोगे तो ज्ञान वेस्ट नहीं होता है। सीरिया में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, दुनिया भर के आतंकवादी वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। और वहाँ से लोग कभी बोस्निया चले जाते हैं, वहाँ से लोग कभी आयरलैंड चले जाते हैं बम फेंकने के लिए, और वहाँ के लोग सीधा 2000 किलोमीटर कश्मीर में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन 50 किलोमीटर दूर वहाँ इजराइल, वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि इजराइल के लोगों ने कुरान पढ़ा है। कुरान में क्या सही क्या गलत वो सब लिखा है, वो जानते हैं, इसलिए वो। तो वहाँ क्या है कि आप मरना है तो मरो, लेकिन अग्नि से नहीं मरना चाहिए। तो जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और आपने वहाँ आग दिखा दिया, तो वो सब टैंक छोड़कर भाग जाते थे।
अच्छा। एक बार आग दिखाई दिया तो बड़े बड़े आर्टिलरी टैंक छोड़कर भागने वाले लोग। तो ये है, आपको मालूम है इतना, हमारे मिलिट्री को मालूम है कैसे उसको भगाना। ये एक है। दूसरा है कि महिला के हाथ से मरना नहीं चाहिए। तो वहाँ तो सारे मिलिट्री में उन्होंने महिलाओं को रखा है इसराइल में, और बॉर्डर में क्रॉस करते वहाँ कोई महिला आती है और आंख बंद करके भी शूट करेगी, तुम मर गए तो तुम तो हमेशा के लिए फॉर एवर यू विल बी इन दी हेल। तो हेल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। हेल में क्या होता है, नरक में क्या होता है कि आपके चमड़ी को एकदम जला जला के पीड़ा देंगे, और जब पूरा शरीर का चमड़ी जल जाता है तो फिर से एक नया चमड़ी देंगे, फिर से जलाना शुरू करेंगे। ऐसे सब वर्णन देने के बाद लोग भयभीत रहते हैं। ठीक है, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और दूसरा है कि सुअर है, वो इधर उधर घूमता है, और गलती से भी उसने आपको टच किया जी। बस आप हमेशा के लिए नरक में जाओगे। गलती तुम्हारी है या उसकी है वो नहीं है, उसने तुम्हें टच किया तो तुम जाओगे। तो ये सब जब कुरान में लिखा है तो उन्होंने पढ़ लिया, तो उसके आधार पर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया है। सब जगह पे सिनेमा थिएटर में भीड़ होती है तो वहाँ बटन दबाते हैं, लोग मरते थे। स्कूल बस में बटन दबाते थे, मरते थे। और अगर एक स्कूल बस में 40 बच्चे मर गए तो इनको 72 गुणिले 40 तो 3000 नंगी औरतें मिलेगी। ये सब उनके कैलकुलेशन में थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सब बसेस में उन्होंने छोटे छोटे डिब्बे रखे, उसके अंदर सुअर के मांस रखा है। फिर थिएटर में भी सब जगह पे रखा है। अभी कोई भी यहाँ से वहाँ जाता ही नहीं है। बीच बीच में आपने देखा होगा ISIS और उनका और याजिदी के बीच में झगड़े हुए थे। तो याजिदी लोगों ने कुछ नहीं किया, सारे पुरुषों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में रखकर सामने सब लड़कियों को खड़ा कर दिया। अच्छा। इसको देखकर ISIS भाग गए वहाँ से। तो जब इजी वे ऑफ विनिंग इज देयर अवेलेबल, व्हाई आर यू डूइंग इन द डिफिकल्ट वे? लेकिन ये आपकी मर्जी। आप अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में सारे महिलाओं को आप पुलिस में भर्ती करते और बोलते कि खड़े रहो यहाँ बाय शिफ्ट, आपका काम हो गया। सब महिलाएं बढ़ तो रही है आर्मी में, लेकिन हाँ आपने जो कहा उतना नहीं, लेकिन हाँ आप एक प्लानिंग के साथ करोगे तो सब कुछ हो सकता है। पुलिस के ही काफ़ी है, आर्मी की क्या जरूरत है, पुलिस में रखो। अपने अब चूंकि हम लोगों ने बहुत ये कार्यक्रम का अभी तक हुआ है और हम इसके थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंतिम दौर में आपने इसराइल की बात की, तो यहाँ तो एक अब जो प्रॉब्लम ऑफ कुरान और इस्लाम में बात करना चाह रहा था उसका सोल्यूशन आपने दे दिया कि आपको पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, जो इसराइल ने किया वो अपना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब चूंकि इसराइल की बात हुई, इसराइल भारत का कृपा पात्र देश है। इसराइल को बनने में भारत का कितना हाइफा की बात आपने बहुत मंचों पर की है। अब इसराइल के बारे में ये भी आता है कि इसराइल द बेबी ऑफ यूएस है, कि अमेरिका का भी कृपा पात्र है। अब अमेरिका और भारत में जिस तरीके का अभी संगठना है और अभी जो चल रहा है संसार भर में, चाहे वो टैरिफ वॉर की बात करें, किसी और तरीके से बात करें, तो ऐसे में भारत, इसराइल, अमेरिका या यूक्रेन, बिकॉज आपने ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो मुझसे बात की थी जब हम लोग बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी एज अ स्टेट्समैन, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को IR को निभाता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, दुनिया भर के कितने साल के इतिहास देखना देखिए, और आपको दूसरा एक नरेंद्र मोदी दूर दूर तक दिखता नहीं है। श्री कृष्ण की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक केवल भारत के संदर्भ में था। नरेंद्र मोदी इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, और एक नया दुनिया है ये। उस समय इतने सारे न्यूज़पेपर नहीं थे, उस समय TV वगैरह नहीं थे, वो दूसरी बात है। आज नरेंद्र मोदी जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करता है, और उसका जो दुश्मन है पुतिन से भी बात करता है। पुतिन का दुश्मन है जो बिडेन, उससे भी बात करता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किससे दोस्ती करते हो, तुम्हारी मर्जी। वैसे ही आपको शिया मुसलमानों का दादा है ईरान, सुन्नी के लिए है सऊदी अरेबिया, दोनों आपस में दो ध्रुव है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने उनके देश का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है नरेंद्र मोदी को दिया, वैसे ईरान ने भी सबसे बड़ा पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया, अफगानिस्तान ने दिया, पैलेस्टीन ने दिया सबसे बड़ा पुरस्कार नरेंद्र मोदी को। और जबकि हम दोस्ती रखते हैं इसराइल के साथ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसराइल कुछ चीज़ें हमसे बात करेगा, कुछ चीज़ों के लिए वो अमेरिका से बात करेगा। इसराइल स्वतंत्र देश है, और वो कुछ चीज़ों के लिए आपके पास बात करेगा, कुछ चीज़ों के लिए उनके साथ बात करेगा। हम भी कुछ चीज़ों में इसराइल के साथ बात करेंगे, कुछ चीज़ों हम रशिया से भी बात करेंगे। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा ही बनता है। बिस्मार्क की बात भी आती है, तुलना होती है लोगों की, तो मुझे लगता है मैं कहता हूँ कि लोगों ने
रिसर्च करना चाहिए। हाँ। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में बिस्मार्क बहुत बड़ा आदमी था, कूटनीतिज्ञ था, तो हमारे यहाँ चाणक्य था, लेकिन आज हमारे सामने नरेंद्र मोदी है। जरा कंपैरेटिव कर लो, और किसी का भी नाम आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा आइंस्टीन था, चर्चिल था, तो आप कंपैरिजन करके देख लो। नरेंद्र मोदी स्टैंड्स वेरी टॉल, लेकिन कोई पीएचडी करता नहीं है। कोई इस प्रकार से रिलेशनशिप के बारे में बताना जरूरी है, मैं समझता हूँ, करना चाहिए, किसी ने लिखना चाहिए इस प्रकार से। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में नरेंद्र मोदी है, तो भारत जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है, तो भी कुछ नाम होने चाहिए। तो नितिन गडकरी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन नितिन गडकरी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टुडे। वर्ल्ड हिस्ट्री, या ग्रेट। इतना बड़ा कोई काम करते हुए दूर तक नहीं दिखाई दिया। जब मैं इजराइल के एम्बेसडर से मिला था अभी, उन्होंने बताया वी वांट वन नितिन गडकरी इन आवर कंट्री। आई सेड यस, टेक हिम देयर, ही विल मेक योर कंट्री ए डिफरेंट कंट्री। अच्छा, हम अभी हमारे प्रयत्न से हमने नोबल कमेटी है, उसका जो डिप्टी चेयरमैन है, आगे चल के वो चेयरमैन बनने वाला है, उससे बताया कि आपको भारत आना चाहिए। तो बोला कि मैं भारत 17 बार आया हूँ। ए न्यू कंट्री इज़ इंडिया, यू मस्ट कम एंड सी दिस। बोले कि उसके लिए आपको टिकट देना पड़ेगा, बिजनेस क्लास देना पड़ेगा, मैं अपने फैमिली के साथ आऊँगा, हम 5 लोग हैं, जो भी आपकी शर्त है हम मानने के लिए तैयार है, उसके पैसा हम देंगे, आप आइए। हमने दिया, वो आए, पहले ना करते हुए आए। फिर हमने उनको हरिद्वार लेकर गए, तो रास्ते कैसे हैं। फिर हमने उनको मथुरा साइड लेकर गए, रास्ते देखे उन्होंने। आई गॉड, दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई हैव नॉट सीन। केवल हम ताजमहल देख रहे थे उन दिनों में, तो दैट इज़ डिफरेंट। फिर हमने उनको स्वामीनारायण मंदिर दिखाया दिल्ली में। ऐसे कई चीज़ें उनको दिखाया जो गदगद हो गए। दिस इज़ ए न्यू इंडिया, आई रियली थैंकफुल टू यू, आपने मुझे एक भारत दर्शन दिया। फिर उनको हमने टाटा के पास लेकर गए, रतन टाटा का शायद वो लास्ट डिग्नेटरी से मिलना हुआ होगा, और उसके बाद वो तो जुलाई 4 को उनसे मिला था। तो ये हमको दुनिया के सामने ये नया भारत दिखाना पड़ेगा। तो इजराइल के एम्बेसडर से बात कर रहा था, तो वो बताया कि अभी गाजा सब टूटा हुआ है, सब इतने बमबारी हुई, हमको एक नया खड़ा करना है। आई एम सीइंग ओनली वन पर्सन हु कैन मेक इट, दैट इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम वहाँ करने वाले हैं। किसी के बारे में भी झूठ मूठ में कुछ अफवाह फैलाना बहुत आसान है जी, लेकिन जिस प्रकार से काम आज के लोग कर रहे हैं, अभी हम राजस्थान में बैठे हैं, आपके जो मंत्री है यहाँ के अश्विनी वैष्णव, कमाल का काम। खैर, इट इज़ नॉट दैट वन पर्सन डज एवरीथिंग। आपका वंदे भारत आया था, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर है, उन्होंने जो भाषण दिया, सुनने लायक, एवरीबडी इंस्पिरेशनल, बहुत बड़ा काम उन्होंने खड़ा करके दिया। ये चैलेंज था कि दुनिया में ऐसा एक ट्रेन नहीं, ऐसा एक ट्रेन बना के दिखाओ करके। नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव को कहा, उन्होंने इनको कहा करके दिखाओ। तो ये सब एक चेन होता है, एक इकोसिस्टम होता है, बन गया वो। अभी उससे भी अच्छा एक आने वाले दिनों में बन रहा है, जिसमें आप इतने 180 किलोमीटर की स्पीड में जाने वाले ट्रेन में भी थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं होगा। ये पूरा गैस में पानी भर के रखा है, पानी नीचे नहीं गिरता है। तो ये सब जो हम कर रहे हैं, दुनिया हमारे पीछे चलेगी। तो एक होगा, किसी भी देश की असली ताकत होती है इनोवेशंस, राइट। दूसरा है उसमें अभी इंडिया इज़ कैचिंग अप। ठीक है, हाँ। मैं कई यूनिवर्सिटी में कई लड़कों को देखा, कमाल इनोवेशंस उन्होंने किया है, लेकिन इसे वर्ल्ड लेवल ले जाने के लिए इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। हमारे यहाँ IIT इज़ ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन, सारी दुनिया बोलती है हमको IIT विद्यार्थी चाहिए। IIM, और वो भी IIM अहमदाबाद का, दुनिया में सबसे बड़ा पैकेज मिलता है तो IIM अहमदाबाद का मिलता है। वो कोई बॉस्टन और MIT को नहीं मिलता है जो इनको मिलता है। तो वो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, इसरो एक इंस्टीट्यूशन है, ऐसे कई इंस्टीट्यूशन है, बट पर्याप्त नहीं है। और वर्ल्ड में व्यापार करने वाला इंस्टीट्यूशन भी खड़ा करना जरूरी है, वो भी हो जाएगा मैं समझता हूँ। व्यापार में मारवाड़ी लोगों के कोई बीट नहीं कर सकता है। अभी अंबानी आ गया है, अडानी आ गया है, और भी ऐसे 10-15 लोग, टाटा भी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये ध्यान में रखते हुए हमने एक नया पुरस्कार को लॉन्च किया पिछले साल। विवेकानंद का जो पुण्यतिथि है 4 जुलाई है जी, उसी दिन ये नोबल प्राइज़ के कमेटी डिप्टी चेयरमैन को, उनको बुलाकर उनके हाथों से हमने 10 लोगों को पुरस्कार दिया। दोज हु हैव हेल्प्ड इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग अप। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आप इसका स्पॉन्सर, इसके साथ को बनिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही बोल दिया कि हम नहीं आ सकते हैं।
हम खुद ही सबको दे रहे हैं। हम फिल्म में जगत में फिल्म फेयर अवार्ड दे रहे हैं, सब प्रकार के अवार्ड हम दे रहे हैं। मैंने उनको बताया कि सब प्रकार का अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशन अवार्ड नहीं दे रहे हो, और आज बहुत क्रिटिकल है। दो कि नहीं 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 हम दे रहे हैं करके गया, फिर बाद में वापस आए। रवि कुमार, आई एग्री विथ यू, वी आर नॉट गिविंग दैट एंड वी वांट टू ओन दैट। तो क्या करना है, आप हमारे साथ आ जाइए। ठीक है, आ जाते हैं। ये हम लोग मिलकर कर रहे हैं। एक है विवेकानंद इंटरनेशनल रिलेशंस अवार्ड, यही नाम रहेगा, सपोर्टेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि एक अथेंटिसिटी रहती है टाइम्स ऑफ इंडिया की। आप सभी दे रहे हैं, ये भी दे लो कर। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने कई लोगों, टाटा को से शुरू किया, पहला उनको ही अवार्ड दिया, इनके हाथों से ही दिया, तो वो लेने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो ऐसे हमको अनेक चीज़ों में करना होगा, इनोवेशंस और इंस्टीट्यूशंस में। फिर तीसरा जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। वर्ल्ड से टॉलेस्ट ब्रिज हो गया है, टॉलेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट टनल हो गया है। ऐसे हर चीज़ में आप एक एक नंबर में, एंड वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनता है। सो दैट ऑल्सो इज टेकन केयर। फिर जहाँ तक इंडिविजुअल्स, इतने अच्छे अच्छे लोग आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी जी है, ऐसे बहुत सारे, जिसमें से 2% 4% भी होगा तो भारत ने, दूसरे देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, उसके काम करते हैं। तो हमने भी अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए। चोल साम्राज्य 1500 साल तक था, उसका नाम ही नहीं है। 200-300 साल के जो राज्य किया उसके बारे में बहुत सारे गुण गाते रहते हैं। इसका थोड़ा सोचना चाहिए। तो हमारे देश में इंडिविजुअल्स, दुनिया भर के इतिहास में ढूंढेंगे तो भी एक तमिलनाडु का राजा, जिसने गलती ध्यान में आने के बाद स्वयं को मृत्यु दंड दिया, स्वयं को मृत्यु दंड देने वाला एक भी जज आपको इतिहास में नहीं मिला है। तो ये तमिलनाडु की प्रथा है कि उसने स्वयं को मृत्यु दंड देकर मृत्यु पाया था। ऐसे हमारे इतिहास में इंस्पिरेशनल स्टोरीज बहुत है। तो इंडिविजुअल्स एंड इंस्पिरेशंस का खजाना है भारत। सर एक पॉइंट और आपसे ले लेता हूँ, जो वो आना बहुत आवश्यक है, जिसको हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं, वो अभी तक आया नहीं है। तो थोड़ा सा उसके बारे में, बिकॉज डेमोग्राफी की जब भी बात आती है अक्सर यही बात आती है कि इतने % हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने ईसाई हैं, इतने सिख हैं, इतने बौद्ध हैं, तो भारत की डेमोग्राफी ऐसी है। लेकिन क्या इस डेमोग्राफी को किसी और दृष्टि से भी देखा जा सकता है? देखिए, किसी भी देश के पास 5 ताकतें होनी चाहिए। एक है मिलिट्री पावर, अमेरिका के पास जबरदस्त मिलिट्री पावर है। दूसरा है, रशिया के पास भी है। यूरोपियन यूनियन को एक देश मानेंगे तो उनके पास भी बहुत मिलिट्री पावर है। भारत के पास भी है। एक रॉकेट में हमने 103 सैटेलाइट, यानी 103 स्थानों पर हम उड़ा सकते इतनी। और हमारे अग्नि-5 है, हमने कहा कि वो 5000 किलोमीटर जाता है, हाई पिन पॉइंट एक्यूरेसी है उसका। चाइना ने बोला कि भारत झूठ बोलता है, 5000 नहीं है, वो 7000 किलोमीटर जाता है और चीन का हर गांव को मार सकता है, उतनी ताकत रखता है। तो ऐसे हमारे पास भी कुछ है, मिलिट्री पावर भी है, लेकिन बहुत कुछ और भी करना है। भारत सरकार इसने जो हम नहीं कर रहे हैं उसको खरीद रहे हैं हम। ठीक, हम तो ये राफेल तो खरीद लिया है, अभी हम सोच रहे हैं कि F-35 भी खरीदने का बातचीत चल रही है अमेरिका से। ये एक है। दूसरा है, आपके पास इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ आज दुनिया में है तो भारत है। बिटवीन 6 और 8% रेट ऑफ ग्रोथ में हम जा रहे हैं। बाकी चाइना और अमेरिका बहुत पीछे, रेट ऑफ ग्रोथ कम है, डिक्लाइनिंग है। जापान डिक्लाइनिंग है, जर्मनी डिक्लाइनिंग है, सभी लोग डिक्लाइनिंग है। और आज हम 5th से 4th पोजीशन आ गए हैं और बहुत तेज़ी से हम 2nd पोजीशन भी आ जाएंगे, 3rd और 2nd। इकोनॉमिक के बाद तीसरा जो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस पावर। इंटरनेशनल रिलेशंस पावर में नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत अनबिलीवेबल। आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भारतीय लोगों ने जो डेवलप किया है, दुनिया भर में पाकिस्तानी भी है, भारतीय है। दुनिया में इतने सारे देशों में इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय होते हुए भी जेल में भारतीय बहुत बहुत कम है। ये अपने आप में सारी चीज़ें बताती है कि व्हाट इज़ आवर कल्चर। और दूसरा है कि सारी दुनिया पीड़ित है कि फैमिली नहीं होने के कारण उनको समझ में नहीं आता है कि रोल मॉडल कौन है। तो दुनिया भर में एक फैमिली सिस्टम, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते ही वो उसका पूरा फैमिली का दिखाता है। एंड ऐसे आई केयर फॉर माई चिल्ड्रन, इसलिए ये जो लव जिहाद नहीं चलेगा हमारे देश में। उसने बताया कि आई केयर फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ माई कंट्री। ये जो है हमारी फैमिली वैल्यूज दुनिया देख रही है।
तो जो हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाया है उसमें विदेशी रहने वाले भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। हम यही सोचते हैं कि वो तो अपने स्वार्थ के लिए विदेश में गए, ये सब गलत है। NRI नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया, ये सब गलत है। दे आर द रियल कल्चरल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, जिसके आधार पर आपने योग को दुनिया भर में लेकर गए, जिसके आधार पर दुनिया भर में आप ट्रेडिंग करते हो। जब नरेंद्र मोदी किसी भी देश में जाता है इतने हजारों लोग आते हैं, कौन से आते हैं? वहाँ के प्रधानमंत्री इतने लोगों को लेकर नहीं आ सकता है जी। तो ये जो है, दिस इज द वेरी वेरी बिग कैपिटल ऑफ इंडिया, ओवरसीज इंडियंस। फिर ये 3 मैंने बताया, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, चौथा जो है डेमोग्राफिक पावर, और पांचवा जो है कल्चरल पावर। सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर होता है। तो ये जो कल्चरल पावर है अनबिलीवेबल है। आपके बॉलीवुड को कौन नहीं देख रहा है आज उसके बारे में कितना चर्चा करते हैं। हमने टीवी में रामायण और महाभारत दिखाया, वो सब आज से 20-30 साल पहले। उसके कारण क्या हो गया, पाकिस्तान चिल्ला रहा है हमारे उर्दू भाषा खराब हो गई, हमारे बच्चे लोग पिताश्री और माताश्री आचार्य बोलने लगे हैं, सब कुछ खराब हो गया है क्योंकि तुम्हारे छोटा भीम से डर लग गया उनको। तो हमारी कल्चरल पावर बहुत स्ट्रांग है। अरेबिया के सारे लोग हिंदी बोलते हैं केवल पिक्चर देखकर, हिंदी पिक्चर। मैं इंडोनेशिया में एक छोटे से गांव में कुछ एक विशेष, वहाँ बहुत सारे गांवों में अवशेष है जो हिंदुत्व के लिए मदद करता है, वो देखने के लिए हम लोग गए थे। हमारा एक ग्रुप था, तो उसमें एक किसी एंटीक दुकान में गए थे। जब भी ऐसा कोई गांव होता है तो वहाँ बेचते हैं एंटीक, तो वहाँ गए थे और बातचीत कर रहे थे। तो हमने उनसे क्या नाम है बताया, पूछा तो उसने बताया कुछ अहमद वगैरह। फिर उसने हमारा नाम भी पूछा, मैंने बताया रवि, उसने कोई रिएक्शन। हमारे में एक बहन जी थी, उसका नाम अंजलि था, तो उसने बताया आई एम अंजलि। ओ कुछ कुछ होता है ही से, यानी मैंने पूछा ये क्या होता है, बोले कि कुछ कुछ होता है। पिक्चर में जो एक्ट्रेस, उसमें जो कैरेक्टर था उसका नाम अंजलि। तो उससे तो यहाँ तक हमारा प्रभाव वहाँ गया है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े शहर में बड़े बड़े कैप्शंस लगाए हैं कि वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा समझने वाले तीसरी भाषा हिंदी है। पहले तो मैंडरिन है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा हिंदी है। नॉट मदर टंग बट अंडरस्टूड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ हिंदी सिखा रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए सब जगह पे। तो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, कल्चरल पावर। थोड़ा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपने जो पूछा है, तो हाउ डू वी लुक एट डेमोग्राफी। एक है डेमोग्राफी, वी आर द यंगेस्ट कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, यंगेस्ट बिग कंट्री। आप बोलेंगे कि पापा न्यू गिनी है वो भी यंग है वगैरह, तो वो तो नॉट ए बिग इकोनॉमी। बिग इकोनॉमी में यंगेस्ट कंट्री इज इंडिया। यंगेस्ट का इसका तो मीडियन एज होता है, हमारा मीडियन एज है MEDIAN, मीडियन, तो 27 है। तो 50% पॉपुलेशन 27 के नीचे है आयु, और 50% 27 के ऊपर है। वही आप चाइना और अमेरिका देखेंगे तो 37 है, और थोड़े समय में 40 में चले जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी यूरोप में जाओगे तो इट इज ऑलरेडी क्रॉस 42, 43। तो ये मीडियम एज हमारे लिए आने वाले 2047 से भी आगे तक ये हमें मदद करेगा। तो इसीलिए बॉस्टन नहीं, मैकेंजी जो बहुत बड़ा एक कंसल्टिंग एजेंसी है, उन्होंने बताया कि दिस इज इंडियाज सेंचुरी। उसने ये कहा नहीं कि इट इज़ इंडियाज ईयर, इट इज़ इंडियाज डिकेड या इंडिया, इट इज़ इंडियाज सेंचुरी। क्योंकि आने वाले 100 वर्ष में भी बाकी कोई भी देश भारत को पीछे नहीं कर सकता। बिग इकोनॉमी वाले सब पीछे ही रहेंगे, यही आगे बढ़ते रहेगा। तो ये है हमारी में एक है मीडियन एज। और फिर जर्मनी में एक समय उन्होंने सोचा था कि माँ स्कूल में टीचर है, पिताजी बैंक में काम करता है, दोनों की उनके पास अगर एक ही एक बच्चा होगा, दोनों के पैसे बच्चे को जाएगा, तो आप उसको अच्छी तरह परवरिश देंगे, उसको अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनाओगे, उसको MBA बनाओगे, इंजीनियरिंग बनाओगे, ये सब करने में आपके पास पैसा होगा और उसकी जो ताकत है, अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक एक पीढ़ी ऊपर जाएगी तो विल बिकम द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये थोड़े समय के लिए सही है। उन्होंने इसी को इंग्लैंड को बताया, फ्रांस को बताया कि तुम एक बच्चा रखो, और उन्होंने चाइना को भी बताया कि 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइना ने तो पुलिस के बम पर सब जगह पर ये 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। अगर कोई भी गर्भवती है और उसके ये दूसरा बच्चा होगा तो पेट फाड़ देते थे। तो ये सब
अब उनको ध्यान में आया कि ये तो गलत है, क्योंकि 2 बच्चे तो होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। तो अब उनके ध्यान में आया कि फर्टिलिटी रेट 2.1 जर्मनी के लिए, जर्मनी के लिए ठीक है, चाइना के लिए ठीक है 2.1, भारत के लिए 2.1 नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, भारत के हर परिवार में कोई कनाडा में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई जर्मनी में है, कोई विदेश में जा रहा है, पढ़ने के लिए जाता है, फिर वहीं सेटल हो जाता है। तो अगर 2.1 रखेंगे और उसमें से भी एक विदेश चले गया तो यहाँ कौन रहेगा? तो इफ़ यू वांट प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और दिस और दैट, यू मस्ट हैव मिनिमम 3 चिल्ड्रन। हम 2, हमारे 3 या 4, दैट अलोन कैन सस्टेन द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। हर साल जापान कहता है कि हमको 10,000 लोग चाहिए, भारतीय चाहिए। वही कहता है जर्मनी 20,000 चाहिए, इंग्लैंड कहता है 30,000 चाहिए, और अमेरिका कहता है कि जब तक भारत से 80,000 लोग नहीं आएंगे हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। उसके लिए मुंह मांगे दाम वो दे रहे हैं, तो कैसे आप रोक सकते हो कि मत जाओ, ड्रेन ये सब करके नहीं होगा। और ब्रेन ड्रेन होता नहीं है। हमारे लोग जब तक दुनिया में नहीं जाएंगे और 5 करोड़ लोग विदेश में नहीं जाएंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, ये अलग विषय है। ठीक है। दे आर एन एसेट फॉर यू। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा वाक्य कहा, भारतवासी और भारतवंशी, दे आर 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। और जब हमने 1998 में 11th and 13th पोखरण में, मई 11th and 13th में पोखरण में जो अणु परीक्षण किया, तो तुरंत हम पर सैंक्शंस आ गया कि भारत कोई भी कर्जा नहीं देगा। 3 सैंक्शंस थे उसमें, पहला कर्जा नहीं देगा, हमसे पैसा लेता है और भारत अणु परीक्षण करता है, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, तब अटल जी ने इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड निकाला और विदेश के भारतीयों को कहा कि आप ये ले लीजिए, हमको $2 बिलियन, $2 अरब चाहिए। इसलिए हमने $4 बिलियन छापे हैं। 10 दिन के अंदर विदेश के लोगों ने $4 बिलियन ले लिया। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बोला, अरे तुम्हारे अटल जी को बताओ और छापने के लिए, मेरे तक तो आया ही नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं आया, तो सब खत्म हो गया। अरे अटल जी को कुछ समझ में आता है कि नहीं? अरे वो $2 बिलियन के लिए तुम छापने की क्या जरूरत है, मैं अकेला देता हूँ। इतने बड़े धनाढ़ लोग बैठे हैं विदेश के लोग, और उनके मन में भारत माता अभी भी है, तो बोलते हैं कि हम मदद करेंगे। तो इसके कारण विदेश के जो है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपके डेमोग्राफी में, आपको डेमोग्राफी ज़रा सोचिए, और उस प्रकार से विदेश में जब भारतीय लोग जाएंगे, जाना ही चाहिए, तो आपके पास 4 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। अब इफ़ यू आर ए पेट्रियाटिक इंडियन, हम 2, हमारे 3 या 4, दैट इज़ द राइट स्लोगन फॉर टुडे। तो हम लोग जो सुनते थे कि भाई एक पितृ ऋण, एक मातृ ऋण, एक इस तरीके गुरु ऋण की बात भी आती, तो अब चीज बदल रही है। अब एक बच्चा किसके लिए, एक बच्चा किसके लिए, एक बच्चा किसके लिए, ये परिभाषा। और अब सामान्य रूप से कोई व्यक्ति, कोई साधु सन्यासी बोलता है तो लगता है लोगों को कि ये बोल रहे हैं किसी कारण से, जो आपने बोला कि नथिंग इज टू डू विद द इस्लाम और क्रिश्चियन, ये हमें चाहिए और हमारे लिए चाहिए, और उससे संसार भर का भला होने वाला है। जर्मनी का उदाहरण वही है। दे आर टेलिंग, मैं ऑस्ट्रेलिया से आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के हमारे प्रधानमंत्री का नाम जॉन हॉवर्ड उस समय के, वो हमेशा टीवी में आके बोलते हैं 1 फॉर द फादर, 1 फॉर द मदर, 1 फॉर ऑस्ट्रेलिया, बोलते खुल्लम खुल्ला। तो इसका मतलब है कि होल वर्ल्ड इज़ वेकिंग अप। वहाँ कोई इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बोलते हैं कि डेमोग्राफी खतरे में है, जरा ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए कर। अभी आप देख लीजिए मिशेल ओबामा एंड उनके यहाँ भी 3 बच्चे हैं जी। कई अभी जो उषा सेकेंड लेडी बन गई है, उनके यहाँ भी तो 3 बच्चे हैं। हाँ, जेम्स वैंस, हाँ, इवन एलन मस्क, हाँ, सबके यहाँ 3-4 बच्चे तो है ही। तो ये इट इज़ नथिंग टू डू विथ इस्लाम, यू नीड इट। तो दूसरा आपको एक जाते जाते बताना चाहूँगा, ठीक प्लीज, विदेश के बारे में बताया। इसराइल में 80,000 इजरायली लोग हैं जो ये कहते हैं, ओपनली कहते हैं, कोई संकोच नहीं है कि इजराइल इज़ माय फादरलैंड, इजराइल इज़ आवर फादरलैंड, इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। दुनिया में कोई नहीं ऐसा कहता है, और इजराइल में वो लोग खुल्लम खुला कहते हैं कि इजराइल इज़ इन माय ब्लड बट भारत इज़ इन माय हार्ट। बिकॉज ऑफ हाइफा?
because they lived in India for 2000 years as refugees, not as refugees, as equal partners. 2000 साल पहले ये लोग पहले केरल में आए थे 2700 साल पहले, और वहाँ जब युद्ध हुआ और वहाँ से खदेड़े गए, तब वो भागते भागते भारत में आए। 2200 साल पहले वो अलीबाग महाराष्ट्र में आए, और हमने उनको पर दुनिया भर में वो लोग शरणार्थी करके गए, सब जगह पर। यूरोप में तो बर्बरता से उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनके महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, उनके बच्चों के ऊपर हुए। भारत एकमेव अपवाद है, किसी के ऊपर भी हमने परसिक्यूशन नहीं किया, अपमानित नहीं किया। इसलिए वो लोग 2000 साल यहाँ रहकर वापस जब गए, वो कहते हैं कि इजराइल इज़ आवर फादरलैंड, इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, एंड इजराइल इज इन आवर ब्लड, क्योंकि हम तो वंश से वो है, ठीक है, बट भारत इज इन आवर हार्ट। वो जर्मनी में भी थे, लेकिन जर्मनी के बारे में नहीं कहेंगे। इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड के बारे में नहीं कहेंगे, केवल भारत के बारे में कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अमेरिका के बारे में भी नहीं कहते हैं। तो ये सब हमने इसको ये हमारी कल्चरल गेन को हमने व्यवहार में लाना चाहिए। वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। वी आर रेडी टू गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट एनीथिंग यू वांट। तो don't forget about the government of India. We have to establish relations with many countries in the world because of the cultural heritage. हमारे लोगों ने अनेक देशों में, हमारे पूर्वजों ने काम किया है। अभी का उदाहरण है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में आए थे 26 जनवरी के कार्यक्रम में। उसके बाद में उनका एक दावत हमारे राष्ट्रपति ने दिया। उस समय उन्होंने क्या कहा, मुझे भारत में जाना है। हमारे देश में हर एक का व्यक्ति का नाम संस्कृत में ही होता है। उदाहरण के लिए सुकर्णो पुत्री मेघवती जी, शी इज ए मुस्लिम। उनको कोई शर्म नहीं लगता है कि वाई यू आर कीपिंग मुस्लिम हिंदू ने। एवरीथिंग इज संस्कृत बेस्ड हमारा देश है। तो मैंने एक बार डीएनए टेस्टिंग करके, मैं आपके देश आने के लिए पहले 10 दिन पहले मैंने डीएनए टेस्टिंग किया। उसने बताया कि योर ऑरिजिन इज इंडिया, डीएनए इज इंडिया। तो हमारी भाषा भी संस्कृत है, हमारा डीएनए भी इंडिया है। आई एम वेरी प्राउड अबाउट। तो हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा काम किया है। आर वी रियली डिजर्विंग टू बी देयर ग्रैंड चिल्ड्रन? आर वी डूइंग एनीथिंग टू मेक दम फील प्राउड? कुछ ही वर्षों में ईरान टूटने वाला है। वहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं संघर्ष कर रही है। जी बिल्कुल। तो लोग क्या कहते हैं, ईरान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बर्बरता से महिलाओं के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया है। तो इसलिए वो बुर्खा उठा के फेंक रहे हैं, उसको जला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन सोचिए, जब वो टूटेगा तो सारे शरणार्थी हमारे देश में आएंगे। क्या ये अच्छा है? तो संघर्ष जारी रहना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। बांग्लादेश में संघर्ष जारी रहना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। वहाँ तुम अपना एक देश बनाओ, ईरान में अपना अनुकूल एक देश बनाओ। उसके लिए आप क्या करना चाहिए? तो आप जैसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में और हमारे देश के इतिहास में अहिल्याबाई होलकर होकर गई। 500 साल पहले जिसने पोर्चुगीज़ को हराया, ऐसे एक महिला है अब्बक्का देवी। ऐसे जो महिलाएं हैं जिन्होंने इनको एक सबक सिखाया है। युद्ध में गए थे, कई युद्ध में गई थी। जी बिल्कुल। और उसने तो उसके कारण उसको 2 वर मिले थे। वैसे ऐसे बहुत सारे हमारे पास है। वेलु नाचिया एकमेव महिला है जिसने अंग्रेजों को महिलाओं के सेना लेकर खदेड़ कर निकाल दिया। हम लोग इनके ऊपर छोटे छोटे रील्स बनाकर, अगर उसको आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उसको आप ईरानी भाषा में, अरबी भाषा में ट्रांसलेशन हो जाता है। आप फ्लड करो उनके यूट्यूब में, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो एक नया एक ईरान तैयार होगा जो हमारे लिए अनुकूल होगा। ईरान के कुछ साल पहले जो राजा था, उसने क्या कहा मालूम है? वहाँ का जो किंग ऑफ ईरान, उसने बताया कि मेरा अभी 5000 साल पुराना हमारा वंशज है, इसलिए मैं अभी वो उस तिथि को मैं मनाने वाला हूँ। और उसने नामकरण क्या किया? मोहम्मद वगैरह उसमें आता है, शाह राजे पहलवी आर्यमहिर। अच्छा, पहलवी वो वंशज है, ठीक है। आर्यमहिर एक टाइटल है। मैं आर्यों का, मिहिर यानी सूर्य, आई एम द सन ऑफ द आर्यंस। कहने वाला वो गर्व से कहता है वी आर आर्यंस। तो ये सब हमारे डिविडेंड है, इसको हमने हाईलाइट करना चाहिए। इसके ऊपर आप बनाइए रील्स, भेजिए।
मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में हम कितना हमने कर लिया। आज के कार्यक्रम में हमने वेद की बात भी की, हमने पाणिनि की बात भी की, हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की बात भी की, हमने इकोनॉमिक की बात की, हमने अपने प्राइड की बात की और भारत का योगदान सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में कहाँ कहाँ किस तरीके से, कल्चरल एम्बेसडर की बात, डेमोग्राफी की बात, भारत के बड़े राजनीतिक उन्होंने क्या क्या किया है। तुलना नहीं कर रहे हैं हम किसी से, लेकिन जो आपने कहा कि पीएचडी करनी चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए, वो किस लेवल पर जा रहे हैं। तो ये एक पूरा प्रोग्राम इतना कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बना है, आपको भारत को समझना है और आज के विश्व को समझना है और अपने आप पर गर्व महसूस करना है, तो ये प्रोग्राम आपको देखना बहुत आवश्यक है। वैसे आपने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें एक मैसेज के तौर पे, खास तौर पे हमारे यूथ के लिए, तो प्लीज आप। हमारे यंगस्टर्स, उसमें भी 5 साल 6 साल के भी बच्चे कमाल का काम कर रहे हैं भारत में और विदेश में भी। विदेश में एक प्रतियोगिता होती है, उसको कहते हैं स्पेलिंग बी जी। पिछले 10 साल में स्पेलिंग बी केवल 13 साल 14 साल के आयु से छोटे लोग बच्चों के लिए होता है। पहले केवल अमेरिका के लिए होता था। तो पहले क्रमांक में आने वाले, दूसरे में आने वाले, तीसरे चौथे उसमें आने वाले सब इंडियन होते हैं। तब उन्होंने बोला कि ये तो गलत है, ये तो हमको बताना है कि अमेरिका इज़ ग्रेट, हाउ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। और जब ये परीक्षा देते हैं तो यही बच्चे आ रहे हैं। तो फिर इसके लिए उन्होंने बताया कि बाकी अंग्रेज बोलने वाले देशों को भी ले लेंगे, कनाडा को ले लिया, ऑस्ट्रेलिया को ले लिया, न्यूजीलैंड को ले लिया, इंग्लैंड को ले लिया, अब हम करेंगे तो शायद हमारे लोग आएंगे। फिर भी पहले जो आते हैं वो हमारे भारतीय बच्चे हैं। तो भारतीय जब IIT IIM से लोग अमेरिका में गए तो लोगों ने उपहास में लोगों ने क्या कहा, ठीक है ये सब क्रीम ऑफ द सोसाइटी, उनको लेकर गए, थोड़े समय वेट करो, 20-30 साल के बाद इनके जो बच्चे हो तो हमारे जैसे गधे निकलेंगे। तुमने उनको गाली दिया कि अपने गाली दिया मालूम नहीं, वो भी हमारे जैसे गधे निकलेंगे बताया था। लेकिन दूसरी पीढ़ी ने यह साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं है। वो स्पेलिंग बी में आ रहे हैं। एक प्रतियोगिता हुई थी वहाँ ज्योग्राफी के ऊपर, और ज्योग्राफी केवल यूरोप की ज्योग्राफी के ऊपर ही था, और उसमें 4 लोग एक टीम में, 4 लोग एक टीम में ऐसे होते हैं। ऐसे करते करते सेमीफाइनल में 16 लोग आ गए थे, और उसको ओबामा को कहा था कि आपने ये सेमीफाइनल और फाइनल को बटन दबा के अपने जगह से ही ये शुरू करना चाहिए। तो ओबामा ने कहा कि 16 में से 8 तो भारतीय है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम फाइनल में 4 अंग्रेज आ जाए करके उसने प्रतियोगिता किया। लेकिन दुर्भाग्यवश में फाइनल में आने वाले यहाँ 4 और यहाँ 4 दोनों टीम भारतीय थी। तो फिर आप भारतीयों को एकदम इतना गलत मत समझिए। भविष्य हमारा अच्छा है, हमारे साथ हमारी एक संस्कृति है। भारतीय लोग जहाँ भी जाते हैं, जेल में भी अगर होंगे तो कुछ ओवर स्टे होगा, पासपोर्ट की चोरी, भारतीय लोगों की पासपोर्ट की चोरी होती ही होती है, और पाकिस्तान कैसे पहुंच जाती है मालूम नहीं है, लेकिन ये सब होता है। उसके कारण कुछ क्राइम होते होंगे, लेकिन कहीं भी आप देखेंगे तो दे हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ द लैंड इन ए डेलिबरेट वे। टेररिस्ट है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये हमारी एक कल्चरल विरासत है। तो इसलिए wherever we go we are shining because of our ancient culture। उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं। तो हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, एंड दिस विल टेक अस टू ग्रेट हाइट्स। भारत आगे बढ़ रहा है, विदेश के भारतीय भी आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों मिलकर अगर हमने GDP ले लिया तो ऑलरेडी वी आर 2nd और 3rd इन द वर्ल्ड हो जाएंगे। तो इट्स फ्यूचर इज एक्सट्रीमली ब्राइट फॉर इंडियंस एंड ओवरसीज इंडियंस। धन्यवाद। आपने इंडिया शाइनिंग की बात की कि wherever we go that we are shining, India is shining। और आपने वाजपेयी जी की बात भी की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी सरकार ने एक नारा दिया था 2004 में, इंडिया शाइनिंग, भारत उदय की बात की थी। लोगों को तब कितना समझ में आया था, नहीं समझ में आया था ये पता नहीं, लेकिन आज पूरी दुनिया ये समझ रही है कि वाकई में इंडिया इज शाइनिंग, भारत का उदय हो रहा है, और वो उदय हम सबके लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए बहुत बेहतर रहा होगा। आपके कमेंट्स के माध्यम से, आपकी टिप्पणियों के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, जितना हो सकता है उससे शेयर करें, क्योंकि वो करते हैं, आपकी टिप्पणियां होती हैं तो लोगों को पता चलता है कि इसमें आखिर है क्या, जिसके कारण से हम ऐसा करने के लिए आपको कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, सदस्यता ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, और हमें सशक्त भी बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद सर आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए और अपना इतना समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।